डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। इस एक वीडियो को देख लिया तो तुम करोगे टॉप, बात खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में तुम देखोगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव लोग रह रहे थे उनकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, कैसे उनके साथ इनजस्टिस होता है, इसको आप समझोगे। थीम 8 डिस्क्राइब्ड नहीं पढ़ा भाई, नहीं देखी हमने थीम 8, पर चलो अब एनसीईआरटी बोल रही है तो मान लेते हैं कि तुमने स्पेनिश और पोर्टुगीज कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री देखी, कैसे इन लोगों ने साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। तुमने देखा है, एनसीईआरटी बोल रही है तो मान लेते हैं। 18th सेंचुरी के बाद और भी लोग साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे रीजन्स पे अपने सेटलमेंट्स वगैरह बना रहे थे। और ये सारे लोग कहाँ के थे? ये यूरोपियन इमिग्रेंट्स थे, मतलब यूरोप से लोग आ रहे थे इन रीजन्स में और सेटल होते चले जा रहे थे। अब क्यों हो रहे थे और कैसे हो रहे थे, इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। इसके कारण हो ये रहा था, जो नेटिव पीपल थे इनको डिस्प्लेस किया जा रहा था। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोई और यूरोपियन आ गया यहाँ से मुझे हटा दिया तो मुझे यहाँ से हटना पड़ रहा था। ये आप देखोगे इस पूरे चैप्टर में होते हुए। एक और छोटी सी बात समझा देता हूँ। मैंने अभी बोला ना नेटिव पीपल, लेकिन यहाँ पे तो पीपल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस बात को समझ लो कि पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है। अगर इस कमरे में 10 लोग खड़े हैं तो आप 10 पीपल्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 10 पीपल खड़े हैं, 10 पीपल यहाँ पे खड़े हुए हैं। पीपल प्लूरल है, लेकिन अब उन 10 पीपल में अगर प्लूरलिटी होगी कि एक इंडिया का है, एक अमेरिका का है, एक यूएसए का है, या फिर एक हिंदू है, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन है, अगर आप इस प्लूरलिटी को दिखाना चाहते हो तो आप पीपल नहीं पीपल्स टर्म यूज करोगे। और ये जो टर्म है पीपल्स, ये आपको हिस्ट्री की बुक में कई जगहों पे यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। ये दिखा रहा है कि जो नेटिव पीपल थे, ऐसा नहीं था कि अगर अमेरिका के कोई नेटिव है तो एक ही ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट किया करते थे। बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग जिंदगी जीने वाले लोग थे जिनको यूरोपियंस ने आके डिस्प्लेस कर दिया। तो ये पीपल्स जो टर्म है वो आपको पीपल में प्लुरलिटी दिखा रहा है। तो आप इस चैप्टर में समझोगे कि कैसे इन नेटिव लोगों को पुश आउट किया गया उनके ही एरिया से और यूरोपियन सेटलमेंट्स बनाए गए। इन यूरोपियन सेटलमेंट्स को हम बुलाते हैं कॉलोनीज। इंडिया भी एक कॉलोनी थी। अमेरिका में भी आप देखोगे कि यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली थी, जहां पे अब इन इमिग्रेंट्स का कंट्रोल आ गया था। फिर इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है जिसको मैं यहाँ साइड में आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, यहाँ पे अब एक यूरोपियंस कॉलोनी बना ली गई है, तो यहाँ पे अब यूरोपियंस की पावर एस्टेब्लिश हो गई है। तो कुछ यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी पावर किसके हाथ में है? यूरोप के पास में है, मदर कंट्री के हाथ में इस जगह की पावर है। लेकिन यहाँ के जो अब नए इनहेबिटेंट्स हैं जो कि खुद यूरोपियंस हैं, ये लोग अब फाइट करेंगे इनसे आजादी मांगने के लिए। अब ये लोग चाहेंगे कि हम खुद आजाद हो जाते हैं ना, हम क्यों अपने मदर कंट्री के अंडर में रहे। तो ऐसे ही हो जाता है कि ये जो अब नए लोग थे जो अब अमेरिकाज में रह रहे थे, ये लोग जब फ्रीडम सीख करते हैं तो इन्होंने खुद के सेपरेट स्टेट्स बना लिए, खुद के सेपरेट कंट्रीज बना लिए। तो काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह कि एक दिन, 2 दिन, 10 साल में नहीं होता, ये चीज ओवर द ईयर्स एंड ओवर सेंचुरीज होती है। कि भाई कई सेंचुरी पहले हमारे यूरोपियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए थे, लेकिन अब बहुत सालों बाद यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जो कि खुद को इस देश का नहीं देख रहे हैं, जो खुद को इस जगह का देख रहे हैं, खुद को ऐसे देखने लग रहे हैं कि भाई ये हमारे हमारे कॉलोनाइजर्स की तरह है और हमें इनसे आजादी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो आप समझते हो कि भाई अब इनको जब आजादी चाहिए तो किससे आजादी सीख कर रहे हैं? वो उन्हीं मदर कंट्री से आजादी सीख कर रहे हैं जहां से कहीं एक टाइम पे ये लोग आए हुए थे। तो ये भी इस चैप्टर में आप देखोगे। इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज होता ये है कि बहुत सारे एशिया के लोग जो थे वो भी इन अमेरिकास के रीजन में और अलग अलग रीजन्स में जहां पे हमारे यूरोपियंस वगैरह के सेटलमेंट बनाए हैं वहां पे माइग्रेट कर रहे थे। एंड प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो इन सारी जगहों पर जो नेटिव्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका की बात कर लो तो जो वहां के एबोरिजिनल्स थे, मतलब क्या, वो वहां के जो नेटिव्स थे उनकी पॉपुलेशन तो छोटी सी है, बल्कि बाहर के लोग ज्यादा आके बस गए हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि यूरोपियंस और एशियंस ज्यादा मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इन कंट्रीज में एज कंपेयर टू यहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं उनके कंपेरिजन
में। तो जो नेटिव्स थे वो तो हार्डली दिखते हैं, वो ना टाउन्स में दिख रहे हैं, वो ना रीजन्स में दिख रहा है। जो पहले इस पूरे लैंड में रहा करते थे उनका लैंड था ये, लेकिन अब यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? उन लोगों की जो हिस्ट्री के पीरियड में कभी और यहाँ पे आके माइग्रेट किए थे। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बहुत सारे रीजन्स के, रिवर्स के नेम और रीजन्स के नेम, सिटीज और स्टेट्स के नेम डिराइव होते हैं उन नेटिव लैंग्वेजेस से, उन लोगों की लैंग्वेजेस से जो पहले यहाँ पे रहा करते थे। मान लेते हैं ये यूएसए है, यहाँ के जो नेटिव्स थे उनकी लैंग्वेज के टर्म्स से हमने उस रीजन का नाम रख दिया, लेकिन अब वो नेटिव्स यहाँ पे नहीं रहते। अब तो जो सेटलर्स आए हैं, यूरोपियन, ब्रिटिश और स्पेनिश सेटलर्स, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन नाम किसका है इन लोगों को शायद पता भी नहीं है। बट ओहायो, मिसिसिपी, सिएटल, ये जो यूएसए के हमारे रीजन्स हैं, सास्कैचुअन कनाडा में, वोलोंगोंग और पैरामीटा हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे जो टर्म्स हैं ये यहाँ के नेटिव्स, जो यहाँ के एबोरिजिनल्स थे, उनकी लैंग्वेजेस के टर्म्स थे जिनके बेसिस पे इनका नाम पड़ता है। एंड ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब यहाँ पे नेटिव्स कम और बाहर आउटसाइडर्स जो है, जो बाद में आए थे, वो लोग ज्यादा रह रहे हैं। अब 20th सेंचुरी के मिडल यानी कि 1950s तक के अराउंड अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कैसे जो यूरोपियंस थे उन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका को, उन्होंने डिस्कवर किया ऑस्ट्रेलिया को। और इन टेक्स्ट बुक्स में ये मेंशनिंग भी नहीं है कि भाई यहाँ पे पहले से कोई लोकल नेटिव्स थे जो रहा करते थे। अगर कभी मेंशनिंग है भी तो वो बस ये बताने के लिए है कि यहाँ पे हमें जो लोग मिले वो कितने ज्यादा हॉस्टाइल थे, कितने ज्यादा बार्बेरिक थे, कितने ज्यादा क्रूएल और कितने ज्यादा हॉस्टाइल थे हमारी तरफ, कितना हमें परेशान कर रहे थे, कितने जंगली लोग थे। बस ऐसे डिस्क्रिप्शंस है, लेकिन आप उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई ये वहां के नेटिव्स थे, इनको हमें सेफ गार्ड करना चाहिए। तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हमें देखने को मिलती है। और वही बात है ना कि जो विक्टर्स हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वही चीज का केस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन लोगों को फिर धीरे धीरे स्टडी किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को, बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। तो इन लोगों ने अमेरिका के जो नेटिव्स थे उन लोगों के बिहेवियर्स और उन लोगों के कल्चर्स को स्टडी किया 1840 से, और 1960s के बाद फाइनली जो नेटिव लोग थे अमेरिका के, उन लोगों को एक इनकरेजमेंट मिला अपनी खुद की हिस्ट्री को लिखने के लिए और उसको ओरली नरेट करने के लिए। तो अब इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि कैसे और कौन थे ये नेटिव्स, और आपको बहुत सारी चीजें इनके बारे में पता चलेगी। लेकिन एक अच्छी बात पहले यहां से पढ़ लो कि आज की डेट में अच्छी बात यह है कि बहुत सारी आवाज इन लोगों की अपलिफ्ट हो चुकी है। आप हिस्टोरिकल वर्क्स पढ़ सकते हो इन नेटिव लोगों के, आप उनके फिक्शनल वर्क्स पढ़ सकते हो जिससे आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। आप व्हाट्सएप में किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, आपको भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, हमसे कनेक्ट करना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करा करो, मैसेज करा करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल नहीं करना भाई, मैसेज करना, ठीक है। फिर अगर अपन यूएसए की बात करें तो वहां पे नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन, जो कि अमेरिकन इंडियंस ने खुद ने क्यूरेट किया है, खुद ने ऑर्गेनाइज किया है, उससे भी आप अमेरिकन इंडियंस की लाइफस्टाइल के बारे में पता कर सकते हैं। अमेरिकन इंडियन मतलब कौन? अमेरिकन इंडियन मतलब हम इंडियंस की कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन इंडियन टर्म इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। अमेरिकन इंडियंस से हम रेफर कर रहे हैं जो अमेरिका के नेटिव्स थे उन लोगों को। तो उनको आप इस पूरे चैप्टर में इंडियंस बुलाओगे, कभी अमेरिकन इंडियन बुलाओगे। बात हम अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनकी कर रहे हैं, जिनको डिस्प्लेस करेंगे यूरोप से आने वाले लोग। अगर ये मेरा कंट्री और ये तुम्हारा कंट्री है, मेरा कंट्री तुम्हारे रीजन को अनेक्स कर लेता है, तुम्हारे को अपने अंडर में ले आता है, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई मेरा एक इंपीरियलिस्ट कंट्री है। इसको हम इंपीरियलिज्म बुलाते हैं। हम देखते हैं कैसे यूरोपियन इंपीरियलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला। स्पेन और पोर्टुगल के अमेरिकन एम्पायर्स अपेरेंटली, जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वो 17th सेंचुरी के बाद एक्सपांड नहीं करते हैं। उसके बाद से फ्रांस, हॉलैंड, बेसिकली नीदरलैंड के पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड, इन लोगों ने अपना जो पावर्स था उसको एक्सटेंड करना चालू किया। अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड कर रहे थे और बहुत सारे रीजन्स को एज कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ले रहे थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये सारे जो रीजन्स थे इनको कॉलोनाइज किया जा रहा था। जो आयरलैंड था, इट वाज ऑलमोस्ट अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के ही जो सेटलर्स थे वो ज्यादातर आयरलैंड में लैंड ओनर्स बन के बैठे हुए थे। तो आयरलैंड ऑलमोस्ट इंग्लिश
कॉलोनी की तरह बन गया था। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पूरे रीजन्स में हमारे यूरोपियन सेटलर्स जाके अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। 18th सेंचुरी के बाद से एक चीज तो ऑब्वियस है, अगर आप कॉलोनीज बना रहे हो तो उसका मेन पर्पस क्या है, आपको कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस प्रॉफिट के लिए कॉलोनीज वगैरह एस्टेब्लिश किए जा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉलोनीज सेम थे। हर एक कॉलोनी का जो नेचर है, जो पर्पस है, वो एक तरीके से तो प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, किस एक्सटेंट में उसको कॉलोनी बनाया जा रहा है, किस एक्सटेंट में वहां पे एक्टिविटीज की जा रही है, ये सारी चीजें डिफर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन साउथ इंडिया में, साउथ एशिया में इंडियन रीजन्स और बाकी रीजन्स की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में आपको पता है, आपने नाम इसका जरूर सुना होगा कभी ना कभी, इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर्स यहाँ पे स्प्रेड करना चालू करी। लोकल जो हमारे इंडिया के रूलर्स वगैरह थे उनको हरा के टेरिटरीज वगैरह को कॉन्क्वेस्ट करना इन लोगों ने चालू किया। अपने अंडर में बहुत सारे टेरिटरीज ये लोग लेके आ गए थे। इन्होंने जो ओल्डर सिस्टम्स बने हुए थे उनको कई जगहों पे रिटेन किया। कुछ जगहों पे अगर आप 12th हिस्ट्री पढ़ो, अगर क्या पक्का ही पढ़ोगे, 12th हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे उन्होंने चीजों को चेंज भी किया था। बट ओवरऑल आप ये नहीं बोल सकते कि इनका जो कॉलोनी था और बाकी जो कॉलोनीज थे वो सारे सिमिलर थे। सब में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग क्या कर रहे थे कि इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को मेंटेन किया, इन्होंने टैक्स कलेक्शन का काम किया जितने भी लैंड ओनर्स थे उनसे, और फिर धीरे से यहाँ पे रेलवेज वगैरह इंट्रोड्यूस किए। क्यों? इसलिए नहीं कि यहाँ पे इनको, यहाँ के राजा है तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना है, नहीं। इन लोगों को जब अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करना था तो उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए रेलवे लाइंस वगैरह एस्टेब्लिश करना चालू किए। हमारे यहाँ पे माइंस को एक्सकेवेट कर रहे थे, हमारे यहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह प्रमोट कर रहे थे, और सारे ऐसे गुड्स जिसका वो लोग ट्रेड करना चाहते थे, जिससे उनको फायदा होगा, उन सारों को ये एक्सेस इंडिया में कर रहे थे। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको बता रहा है इस डिफरेंस के बारे में कि ये हमारे इंडिया में एक्टिविटीज चल रही थी। फिर अगर अपन अफ्रीका की बात करें तो वहां पे कॉलोनाइजेशन एकदम अलग हमें देखने को मिलता है। इनिशियली जो यूरोपियन ट्रेडर्स आ रहे थे वो अलोंग द कोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सेटअप कर रहे थे, एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका, जहां पे लेट 19th सेंचुरी के बाद जो इंटीरियर रीजन्स थे वहां पे भी इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह बनाना चालू किए। यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अग्री किया कि चलो रीजन हम डिवाइड अप कर लेते हैं कि ये रीजन तुम्हारी कॉलोनी, ये रीजन हमारी कॉलोनी। तो इस तरीके से अफ्रीका को कॉलोनाइज किया गया था। तो यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है ना कि हर एक इंसान के लिए, हर एक कंट्री के लिए जो सेटलर टर्म है वो अलग लोगों को रिफर कर सकता है। हो सकता है इंडिया में हम इन ब्रिटिश लोगों को सेटलर बुला दें, वैसे ही साउथ अफ्रीका में अगर अपन बात करें तो जो डच मतलब क्या, अगेन हम नीदरलैंड के लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो साउथ अफ्रीका है वहां पे जो टर्म सेटलर है ये डच के लिए यूज किया जाता है। जो आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ब्रिटिश के लिए, अमेरिकाज में यूरोपियंस इन जनरल को सेटलर टर्म से रेफर किया जा रहा होता है। तो हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेटलर्स घुस रहे थे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इन रीजन्स की थी वो सेटलर्स की जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो रही थी इन कॉलोनीज की, एक्सेप्ट इन कनाडा जहाँ पे फ्रेंच वाज आल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको समझा रहा हूं, ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस द न्यू वर्ल्ड। तो जब यूरोपियंस ने अमेरिकास को डिस्कवर किया तो उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि अमेरिकास को एज द न्यू वर्ल्ड रेफर किया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड में हम यूरोप की बात कर रहे हैं, एशिया और अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है। और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो न्यू वर्ल्ड के नेम्स हैं ये भी यूरोपियंस के उनमें रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो नाम है वो अमेरिगो वेस्पुची, ये एक इटालियन राइटर थे, तो इनके उस पे उनका नाम पड़ा अमेरिका। तो ऐसे ही बाकियों के बारे में भी लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड मार सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। पर ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि जो डोमिनेट करता है वो कितना ज्यादा हिस्ट्री को शेप भी करता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो इस चैप्टर का मेन कंटेंट है, और
नॉर्थ अमेरिका का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये बता सकते हो कि वो कहां पर है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है इसको हम जरा मैप में देख लेते हैं। ऊपर साइड इसके आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर हमारा एक्सट्रीम कोल्ड रीजन स्टार्ट होता है। तो ऊपर साइड आर्कटिक सर्कल है, नीचे साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बीच में हमारा नॉर्थ अमेरिका है। लेफ्ट साइड हमारा पैसिफिक ओशन है, राइट साइड हमारा अटलांटिक ओशन है। तो उसी चीज को यहाँ पे वर्ड्स में बताया गया है कि भाई आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की जो हमारी बाउंड्रीज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ जाती हुई एक माउंटेन की चेन है। थोड़े से वेस्टर्न रीजन में हमारे रॉकी माउंटेन्स, उनके वेस्टर्न साइड में एरिजोना और नेवाडा इनके डेजर्ट्स हैं। अब ये दो डेजर्ट के नाम नहीं है, इन रीजन्स में हमें मल्टीपल डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं इनके वेस्टर्न साइड में। और वेस्टर्न साइड जाओगे तो सिएरा नेवाडा माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। इनके ईस्टर्न साइड में आओगे तो ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट लेक्स, मिसिसिपी और ओहायो रिवर वैलीज देखने को मिलती हैं और अपेलेशियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्या इसका क्वेश्चन आएगा? ये फर्स्ट लाइन याद रख सकते हो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी है, आप कई जगहों पे यूज कर पाओगे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन आए इसके चांसेस थोड़े कम है। कभी कभी आ सकता है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स बताओ हमारे नॉर्थ अमेरिका के, इस रीजन के बारे में डिटेल्स दो, तो आ सकता है, बट चांसेस कम है। बट सुनो, साउथ साइड में जाओगे तो मैक्सिको है, 40% जो हमारे कनाडा का है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। इस हमारे नॉर्थ अमेरिका के रीजन में ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह भी सेटअप किए गए हैं ओवर द टाइम पीरियड। तो इसलिए हमें यूएसए और कनाडा के बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होते हुए देखने को मिलते हैं और व्हीट, कॉर्न, फ्रूट जैसी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो की जाती हैं। फिशिंग हमारे कनाडा की एक मेजर इंडस्ट्री है। माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना और एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रमोशन भी लास्ट 200 ईयर्स में हुआ है। हमेशा से ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जब यूरोप, अफ्रीका और चाइना के इमिग्रेंट्स इस रीजन में आए तब उन्होंने माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा प्रमोट करी। लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स थे ये तो बाद में आए, यहाँ पे तो हजारों सालों से लोग रह रहे थे। जब यूरोप के लोगों को पता भी नहीं था कि कुछ नॉर्थ अमेरिका एग्जिस्ट करता है, तब भी यहाँ पे कुछ नेटिव्स तो रह रहे थे ना। तो कौन थे वो नेटिव्स, उनकी हम बात करेंगे। तो नेटिव टर्म का मतलब तो पता होना ही चाहिए आपको पहले। नेटिव मतलब क्या? वो इंसान, मान लेते हैं मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडिया का एक नेटिव हूं। नेटिव मतलब आप जहां पे रह रहे हो वहीं पे आप पैदा हुए थे तो आप वहां के नेटिव हुए। 20th सेंचुरी तक जो हमारे यूरोपियंस थे वो अलग अलग जगहों पे जाके अपने कॉलोनी सेटअप करते थे और उन कॉलोनियल रीजन्स में रहने वाले जो लोग थे उनको नेटिव्स वहां का बुला रहे होते थे। तो अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स थे, वहां के जो पुराने टाइम से रहने वाले लोग थे उनके बारे में। जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स हैं वो कहां से आए थे और कब आए थे? वो आए थे 30,000 ईयर्स अगो एशिया से। यहाँ पे वो लोग घुसे थे। कहां से घुसे थे ये आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। ये लोग आए थे बेरिंग स्ट्रेट से। बेसिकली ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा यूएसए है, ये हमारा रशिया है, उसके बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको हम बुलाते हैं बेरिंग स्ट्रेट्स। और इसका पॉइंट ये है कि ये बहुत सालों पहले यहाँ पे एक लैंड ब्रिज हुआ करता था। उस लैंड ब्रिज के थ्रू, बेसिकली यहाँ पे लैंड पासेज था जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पे एंटर किए थे। आज की डेट में ये एक वाटर बॉडी है। तो बेरिंग स्ट्रेट्स जो है वहां के लैंड ब्रिज से ये लोग आए थे और लास्ट आइस एज अराउंड 10,000 ईयर्स अगो ये लोग और फर्दर सदर्न रीजन्स में हमारे नॉर्थ अमेरिका के एंटर करने लग गए। जो हमें अमेरिका का सबसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है ये 11,000 ईयर्स पुराना है, विच इज एन एरो पॉइंट। एक एरो का हमें हेड देखने को मिलता है, वो हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट। ये एमसीक्यू में बन सकता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप याद रखेंगे हमें एक 11,000 ईयर्स ओल्ड एरो पॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पे इस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ना चालू होती है अराउंड आज से 5,000 ईयर्स अगो, जब थोड़ा सा जो क्लाइमेट था और भी ज्यादा स्टेबल हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने लग गया। इस वाले बॉक्स में हमें विलियम मकलेश का द डे बिफोर अमेरिका टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यूरोपियंस जब यहाँ पे माइग्रेट हुए उसके पहले हमें इस रीजन में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, बहुत सारे अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग देखने को मिलते हैं। कोई हंटिंग करता था, कोई गैदरिंग करता था, कोई फिशिंग करता था, कोई कुछ और करता था, और अलग अलग कल्चर्स थे, अलग अलग लेवल्स थे, अलग अलग टाइप्स के लोग थे जो
यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। आगे इस चैप्टर में हम समझेंगे कि उन लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए नेटिव्स की लाइफ के बारे में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स के बारे में, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि वो लोग बैंड्स में, मतलब अपने अपने ग्रुप्स में रहते थे इन विलेजेस में, जो रिवर वैलीज के अराउंड इनके विलेजेस वगैरह बने हुए थे। ये लोग फिश कंज्यूम करते थे, मीट कंज्यूम करते थे, वेजिटेबल्स और मेज यानी कि मक्का कॉर्न हमारा कल्टीवेट करते थे। ये लोग बहुत लंबी लंबी जर्नीज करते थे इन सर्च ऑफ मीट, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मेनली ये लोग बाइजन को भी हंट करके कंज्यूम करते थे। बाइजन क्या होता है? वाइल्ड बफेलो यहाँ का, और ये एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक चीज है, इसको याद रखना। आगे भी इस जंगली भैंसे के बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, अभी के लिए बहस मत करो। बफेलो हमारा ये जो ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में रोम करता था, इसको ये लोग हंट करते थे, और ये जो हंटिंग का प्रोसेस था ये 17th सेंचुरी में इन लोगों के लिए इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में इन लोगों ने स्पेनिश जो सेटलर्स थे उनके साथ इन्होंने ट्रेड करके हॉर्सेस खरीद लिए थे, और हॉर्सेस का यूज करके ये लोग अपनी हंटिंग वगैरह किया करते थे। लेकिन ये लोग सिर्फ उतने ही एनिमल्स मारते थे जितने की उनको जरूरत होती थी, जितना कंजम्पशन वगैरह जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं करते थे कि सारे ही खत्म कर दिए। इन नेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि अगर एनिमल हंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अपने नीड्स के हिसाब से। सेम फॉर एग्रीकल्चर, ये लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे कि इतना सारा प्रोड्यूस कर लिया फिर उसको जाके मार्केट में बेच देंगे, नहीं। ये लोग सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जितना कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना प्रोडक्शन किया, उतना काफी है। ये लोग अपने किंगडम्स और एम्पायर्स वगैरह नहीं बना रहे थे। सेंट्रल और सदर्न अमेरिका में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो नेटिव्स थे हमारे यहाँ के, वो अपने एम्पायर्स ऐसे नहीं बना रहे थे। कुछ केसेस में हमें इनके क्वारल्स देखने को मिलते हैं लैंड को लेके कि भाई ये हमारा लैंड है वो तुम्हारा लैंड है, ऐसे कुछ हमें क्वारल्स जरूर देखने को मिलते हैं। बट बाय एंड लार्ज ये एक ऐसा प्यारा सा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं, बाय एंड लार्ज, मतलब कि ओवरऑल हमें जो लैंड है वो एक बहुत मेजर इशू की तरह देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पे लैंड को पोजेस करना एक इंपॉर्टेंट बात थी। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये लोग कंटेंट थे, जितना लैंड उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उससे वो खुश थे। इनके लिए लैंड को ओन करना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि हम लैंड हमारे अंडर में करेंगे, या फिर लैंड हम खरीदेंगे, या फिर लैंड में हम अपनी पावर एस्टेब्लिश करेंगे, ये कॉन्सेप्ट पे ये लोग बिलीव नहीं रखते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि लोग ओनरशिप की इंपॉर्टेंस या फिर ओनरशिप को वैल्यू नहीं कर रहे थे। ये पॉइंट लिख के आ जाना अपने वर्ड्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन लोग के ट्रेडिशन में हमें फॉर्मल अलायंसेस वगैरह बनाना, फ्रेंडशिप्स वगैरह करना देखने को मिलता है कि ये लोग एक दूसरे से अलायंसेस बना रहे थे गिफ्ट्स वगैरह देके, कि भाई उनके पास कुछ सामान है या फिर हमको कुछ सामान उनको देना है तो हम आपको गिफ्ट दे देंगे, आप हमारे दोस्त तो हम आपको ये दे देंगे, आप हमें वो दे देना। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, यहाँ ये जो मॉनेटरी कल्चर है ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे अगर कुछ गुड्स वगैरह भी चाहिए तो उसको गिफ्ट्स की तरह एक दूसरे को देते थे इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग करने की जगह। तो ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पा रहे तो हम करके उनको बेच के आ जाएंगे, नहीं, हम उनको एज गिफ्ट्स देंगे, उनके पास जो है वो हमको एज गिफ्ट्स देंगे। तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट इनके पास अभी नहीं है। इस रीजन में नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जा रही होती थी, अलग अलग ग्रुप्स अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते थे, लेकिन इन लैंग्वेजेस को लिखा नहीं जा रहा था। एक और पॉइंट लिख के आना कि ये लोग टाइम के कॉन्सेप्ट में भी ऐसे नहीं मानते थे कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। टाइम को एज अ लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं देखते थे, बल्कि एज अ सर्कुलर कॉन्सेप्ट देखते थे। बेसिकली ये लोग बोलते थे, इनके मानना ये था कि टाइम मूव्स इन साइकिल। मे बी इंस्पायर्ड था बाय द नेचर, बाय द थिंग्स दे सॉ, कि भाई दिन हो रही है, रात हो रही है, तो इस साइकिल की तरह ये लोग देखते थे कि भाई अलग अलग हमारे जैसे वेदर होते हैं जो रिपीट करते हैं बार बार, टाइम को उसी तरीके से देखते थे कि टाइम साइकिल्स में चल रहा है और रिपीट होता चला जाता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था इन लोगों का देखने का। तो पास्ट और फ्यूचर को ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साइकिल की तरह टाइम को देख रहे हैं। ये पॉइंट आप लिख के आ जाना। बात ये नहीं है कि सही थे, गलत थे, क्या थे, बात ये है कि अभी आपको इनका कल्चर समझना है, इनका तरीका समझना है, और फिर हम देखेंगे कि फिरंगियों ने इनके साथ क्या किया और इनके कल्चर को, इनके तरीकों को कैसे एकदम डिमोलिश कर दिया। ये जो लोग थे अपनी हिस्ट्रीज वगैरह की, अपने ओरिजिन स्टोरीज वगैरह के जो किस्से कहानियां थे उसको वन जनरेशन टू द नेक्स्ट पास ऑन करते थे। और ये वाला चैप्टर अभी तक आपको ऐसा ही लग रहा होगा अगर आपने अवतार देखी है, एवेटार, अगर आपने वो अवतार मूवीज देखी है तो उसमें था ना कि जो नेटिव लोग थे हमारे रीजन्स के, वो कैसे अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना चाहते थे। इन लोग का भी हमें पूरा वैसा ही ट्रेडिशन देखने को
मिलता है कि ये लोग भी अपनी ओरिजिन स्टोरीज वगैरह को प्रिजर्व कर रहे थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कर रहे थे। ये जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल थे, ये लोग बहुत ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स वगैरह भी बना रहे थे। एंड ये लाइन बहुत प्यारी लिखी हुई है कि दे कुड रीड द लैंड। अब ये लोग पढ़ नहीं सकते थे लेकिन दे कुड रीड द लैंड, मतलब ये लैंड को देख के, क्लाइमेट को देख के समझ सकते थे कि नेचर क्या बोल रहा है। बेसिकली ये लोग लैंडस्केप को समझ सकते थे कि यहाँ पे क्या उगाना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होने वाला है, कैसे बिहेव करने वाला है। तो जैसे कि हम टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, दे कुड रीड द लैंड, तो यही आप लाइन लिख के आ सकते हैं कि दे कुड रीड द लैंड। जैसे बहुत सारे लिटरेट लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये लैंड को पढ़ पाते थे और समझ पाते थे। ये आपको एक वॉम्पम बेल्ट देखने को मिल रहा है। ये जो नेटिव्स थे यहाँ की, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट्स वगैरह करने के बाद, अलायंसेस वगैरह में आने के बाद इसको शेयर किया करते थे। तो शेल से ये लोग इसको बनाते थे। एंड इन दो बॉक्सेस में आपको जो डिटेल्स देखने को मिल रही है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। वैसे तो अगर आप एग्जाम के कुछ टाइम पहले देख रहे हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर एकदम ही एक दिन पहले देख रहे हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुन लो। कैसे बहुत सारे ऐसे आज की डेट के मॉडर्न ऑर्डिनरी टर्म्स हैं जिनका लिंक इन नेटिव लोगों की लैंग्वेजेस में था। जैसे कि मोहॉक एक हेयर स्टाइल का नाम होता है, आपने सुना होगा, ये नेटिव लैंग्वेजेस के टर्म से ये टर्म आता है। ऐसे ही जो बाकी टर्म्स है ये भी कॉमन टर्म्स है, आपने सुने होंगे डकोटा जॉनसन, हा हा हा। ऐसे ही जो बाकी कॉमन टर्म्स है ये भी हमें नेटिव लैंग्वेजेस के टर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि आज की डेट में हम यूज तो करते हैं लेकिन हमें इनका कोई भी लिंक पता ही नहीं होता है। फिर अगले पेज में हमें एक और ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है जिससे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए बट ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपको समझाएगा होपिस ट्राइब जो यहाँ पे रहा करते थे उनके बारे में। इनके टैबलेट्स के थ्रू हमें पता चलता है ये लोग मानते थे कि हमारे पुराने भाई बहन आएंगे हमारे पास वापस मिलने के लिए, और जब वो वापस हमारे पास आएंगे तो वो ह्यूमंस तो होंगे लेकिन वो टर्टल्स के फॉर्म में आएंगे। तो ऐसी कुछ इनकी बिलीफ थे। तो जब वो टाइम आया उन लोगों के वापस आने का, अब ऑब्वियसली आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, ये बस इनके कुछ बिलीव्स थे, लेकिन ये तो उनमें मानते थे। तो ये लोग अपने उस रीजन में पहुंच गए, सब लोग सनराइज से ही इंतजार करने लग गए कि हमारे टर्टल्स के फॉर्म में भाई बहन वापस आएंगे। एंड आते कौन है? आते हैं इनके सामने से स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडर्स। ये बेसिकली स्पेनिश सोल्जर्स थे जो इन रीजन्स पे कॉन्क्वा करने के लिए आ रहे थे। तो जो कॉन्क्विस्टाडर्स को इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला यही है हमारे भाई बंधु। ये गए उनसे हाथ मिलाने के लिए तो उन्होंने इनके हाथ पे एक ट्रिंकेट मतलब कुछ अनवैल्यूएबल आइटम रख दिया। तो अब इनको समझ में आया, ऑब्वियसली उन्होंने इनको हॉस्टिलिटी के साथ ट्रीट किया होगा, तो इनको समझ में आया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इन लोग के बीच में ये वर्ड फैल गया कि जो भाई बंधु थे, हमारे जो भाई बहन थे, वो सारी सेक्रेड चीजों को भूल चुके हैं, वो इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं, हमारे रिलेशन के इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं और हम सबको अब सफर करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ स्टोरीज हमें देखने को मिलती है जो इन लोगों के पर्सपेक्टिव को दिखाती है, कैसे ये लोग सोच रहे थे कि दुनिया हमारी तरफ अच्छी होने वाली है। ये लोग शायद कुछ अपने बिलीफ में बैठे हुए थे लेकिन दुनिया ने इनको कॉन्क्वर करने का अटेम्प्ट्स वगैरह करने चालू कर दिए। बैगन हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि यूरोपियन ट्रेडर्स जब नॉर्थ अमेरिका में आए तो उनका जो रिलेशन था यहाँ पे आके क्या क्या उन्होंने किया, इसके बारे में आपको लिखना पड़े। तो आप लिख के आएंगे कि ये लोग कब आते हैं, 17th सेंचुरी में, जब यूरोपियन ट्रेडर्स अपना 2 मंथ वोएज वाटर बॉडीज से सी रूट्स में काफी लंबे टाइम को स्पेंड करने के बाद ये लोग नॉर्थ अमेरिका कोस्ट में पहुंचे थे। और ये यहाँ आके बड़े रिलीव थे क्योंकि यहाँ पे जो नेटिव्स थे वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेटिव अमेरिका के यहाँ के लोग थे वो फ्रेंडली थे और वेलकमिंग थे। साउथ साइड में जो हमारे सदर्न अमेरिका में स्पेनिश लोग जब वो लोग गए थे तो लोग वहां पे क्यों गए थे, उनको पता चला था कि भाई यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, तो गोल्ड की तलाश में वो लोग वहां पे गए थे। लेकिन अब ये जो हम यूरोपियन ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका में आए हैं, ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग आए हैं यहाँ पे अपने एडवेंचर करके ट्रेड वगैरह करने के लिए, फिश और फर्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। और अच्छी बात इन लोग के लिए ये है कि जो नेटिव्स है वो इनको हेल्प कर रहे हैं आपकी, भाई हम हंटिंग में बहुत अच्छे, हम आपको हंटिंग वगैरह में, आपको फिश और फर वगैरह चाहिए तो इनका हंट डाउन करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये पॉइंट आप लिख के आना। तो सदर्न रीजन्स में मिसिसिपी रिवर के अराउंड फ्रेंच लोगों को पता चला कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो रेगुलर गैदरिंग्स करते हैं, सब लोग मिलते हैं और अपने जो
गुड्स वगैरह है उनको एक्सचेंज करते हैं। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले करी थी। ये लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक ट्राइब है जो किसी एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छी है, कोई एक पर्टिकुलर गुड है जो ये लोग बनाते हैं, कोई टेक्सटाइल है जो ये लोग बनाते हैं, तो ये लोग आ रहे हैं और अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग ट्राइब्स के जो यूनिक हैंडीक्राफ्ट आइटम है, या फिर ऐसा कोई आइटम कि भाई इस ट्राइब के पास कोई आइटम है, मान लेते हैं ये लोग वीट प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं, तो ये लोग यहाँ से वीट लेके आ जाएंगे, ये लोग मान लेते हैं कॉर्न लेके आ जाएंगे, ये लोग अपने बार्टर इस तरीके से कर रहे होते थे। तो ये पॉइंट आप लिख के आना कि इन्हें क्या पता चला कि अपने रेगुलर गैदरिंग्स में फूड आइटम जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब का है, किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब का जो गुड्स वगैरह होता है उसको एक्सचेंज कर रहे होते थे इन गैदरिंग्स में। तो अब ये जो यूरोपियंस, जो फिरंगी यहाँ पे आए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोकल प्रोडक्ट्स के बदले में अपने यूरोपियन आइटम उन लोगों को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोग इन नेटिव्स को ब्लैंकेट्स या फिर आयरन वेसल्स दे रहे थे जिनको अब क्ले पॉट्स के बदले यूज किया जा रहा था। ये लोग ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स प्रोवाइड कर रहे थे। और गन्स एक बहुत इफेक्टिव टूल था जो अब इन लोगों को मिल रहा था। पहले ये लोग बो एंड एरो का यूज कर रहे थे, लेकिन अब बो एंड एरो के साथ गन्स यूज कर पाएंगे एनिमल्स को हंट डाउन करने के लिए। और इन लोगों ने, हमारे यूरोपियंस ने, इनको एल्कोहल से भी इंट्रोड्यूस कराया और बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया। और एल्कोहल जो था, इसके बारे में नेटिव्स को पहले नहीं पता था, लेकिन अब ये लोग को एल्कोहल की लत लग चुकी थी। दे बिकेम एडिक्टेड एंड इस एडिक्शन का फायदा यूरोपियंस उठा रहे थे। यूरोपियंस ने जब देखा भाई अब तो इनको लत लग ही गई है, तो अब ये लोग बोलेंगे कि अरे हम तुम्हें एक बोतल देंगे, तुम हमको इतना सारा दे दो। अब वो लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, फेवरेबल टर्म्स में, फेवरेबल कंडीशंस में ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उनको ऐसी चीज चाहिए जो उनके पास नहीं है और उनको उस चीज की लत भी लग चुकी है। यूरोपियन भी थोड़ा बिगड़ के गए। यूरोपियंस ने उन नेटिव से टोबैको की एडिक्शन ली, तो टोबैको को इनने उनको टोबैको दे दिया, उनने इनको दारू दे दी। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप मेंशन करके आ सकते हैं। ये जो पिंक बॉक्सेस हमारे होते हैं ना, इनके बारे में आप अपने स्कूल के टीचर्स से बात कर सकते हैं कि मैम क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, सर क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। एंड मेजर चांसेस है कि इनकी डिटेल्स आपको पूरी रटने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए। क्वेबेक हमारे कनाडा रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमेरिकन रीजन की बात कर रहे हैं, और ये अलग अलग डिटेल्स हैं यहाँ पे, क्या क्या कब कब हुआ था, कि कोई कॉलोनी कब बनी थी, ये कब हुआ था। लेकिन इसको आप एक बार रीड मार सकते हैं, स्कूल टीचर से पूछ लेना, मोस्ट प्रोबेबली इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बोल लो, मुझे टेबल टेनिस खेलने जाना था, लेकिन अभी ऑब्वियसली काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपके लिए भी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पास कम इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी सेट करिए और कमेंट कर दें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। मेरा ये जो टीटी का सेक्रीफाइस है, अगर वर्थ इट है तो कमेंट जरूर करें। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो हमारे यूरोपियंस थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था नेटिव्स की तरफ, तो आप लिख के आएंगे कि 18th सेंचुरी में हमारे वेस्टर्न यूरोपियंस जो थे वो लोग सिविलाइज्ड टर्म को कैसे देखते थे कि अगर कोई लिटरेट है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, कि भाई हम सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, अगर कोई इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को फॉलो कर रहा है, अगर अर्बन कल्चर को बिलोंग करता है कि भाई हम अर्बन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो यही लोग हैं सिविलाइज्ड लोग। तो सिविलाइजेशन की जो यूरोपियन डेफिनेशन थी उसमें हमारे अमेरिकन नेटिव्स फिट इन नहीं करते थे, तो इसलिए जो नेटिव्स थे हमारे, उनको अनसिविलाइज्ड टर्म से रेफर किया जा रहा होता था। यहां पे आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे, एक फ्रेंच फिलोसोफर जॉन जाक रूसो का, और रूसो भाई का कहना क्या था, रूसो भाई एक अलग पर्सपेक्टिव हमें देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि वो जो लोग हैं वो अभी तक सिविलाइजेशन से करप्ट नहीं हुए हैं, तो वो सिविलाइजेशन टर्म को एक नेगेटिव लाइट में रख रहे हैं और उन लोगों को, नेटिव्स को बोल रहे हैं कि ये तो काफी ज्यादा नोबल लोग हैं जिनको अभी तक सिविलाइजेशन ने टच नहीं किया है। तो ये एक उनका ओपिनियन देखने को मिलता है। एक पॉपुलर टर्म द नोबल सेवेज हमें देखने को मिलता है जो इन नेटिव्स के लिए यूज किया जा रहा था। अब इनको नोबल तो बुलाया जा रहा है, मे बी ऐसे देखा जा रहा है कि इसको अभी तक सोसाइटी के करप्शन ने, सोसाइटी के नेगेटिव्स ने टच नहीं किया है, लेकिन जो सेवेज टर्म है वो हमें नेटिव्स का थोड़ा बारबेरिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी दिखाता है कि ये जो लोग थे उनको एज बारबेरिक देखते थे, एज प्रिमिटिव देखते थे, एज बैकवर्ड देखते थे। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव टर्म हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमें इंग्लिश पोएट विलियम भाई की ओपिनियन देखने को मिलती है, इनकी थिंकिंग देखने को मिलती है। विलियम भाई क्या बोलते हैं, विलियम भाई के हमें वर्ड्स
है जो नेटिव अमेरिकन के बारे में बता रहे हैं कि दे लिव अमिड वाइल्ड्स वेयर फैंसी हैड स्मॉल लिबर्टी टू ग्रेस। इसका मतलब क्या, जहां पे इमेजिनेशन ग्रो नहीं हो सकती, ये जो नेटिव्स हैं इनके इमोशंस ग्रो नहीं हो सकते, ये विलियम भाई का कहना था। ये पूरा आंसर आप एक्सप्लेन करके आएंगे, लेकिन ये पॉइंट भी लिख देना कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ना तो हमारे रूसो भाई ना तो हमारे विलियम भाई, इन दोनों ने ही कभी भी एक नेटिव से मुलाकात नहीं करी है, कभी भी आप इनसे मिले नहीं है। इनके ओपिनियंस हमें अपने खुद के बायसेस और बाकी टेक्स्ट के थ्रू फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। इस बॉक्स में इरविंग भाई के हमें ओपिनियंस देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा बंदा था जो एक्चुअल में उन नेटिव से मिला हुआ था। तो जब वो मिलके आया तो उसने क्या बताया कि जो हमने इमेज फॉर्मेशन किया है पोएट्रीज वगैरह में, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है नेटिव्स का, ये बहुत ज्यादा गलत है। आप लोग ये समझते हो कि वो लोग बहुत शांत वगैरह है, टैसिटन मतलब एकदम शांत वगैरह है, रिजर्व्ड है। हाँ, ये रिजर्व्ड रहते हैं, लेकिन हमारे सामने हमारी वो लैंग्वेज नहीं जानते, हम उनको ट्रीट अच्छे से नहीं करते, इसलिए वो हमारे सामने थोड़े डरे हुए होते हैं, थोड़े शाय लगते हैं। लेकिन जब वो अपने आप में होते हैं तो आपस में वो लोग बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं। और आप लोग को लगता है कि वो आपको एकदम ऐसे देखते हैं कि आपको एकदम उनके भगवान हो, आपको एज सुपीरियर्स देखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप पे जोक भी करते हैं, आपकी मिमिक्री भी करते हैं, अपने आप में बहुत खुश भी रहते हैं। लेकिन हम लोग ने उनको बहुत नेगेटिवली ट्रीट किया, हम लोग उनको जानवरों जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं। इस बॉक्स में जो नेटिव्स का डिस्क्रिप्शन दिया है ये ज्यादा एक्सेप्टेबल लगता है। इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को देख के आपको बहुत क्रेजी ओपिनियन देखने को मिलेगा यूएसए के 3rd प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन का। इस बंदे ने ऐसी बात बोली, ये विलियम भाई के कंटेम्पररी थे, और इन्होंने ऐसी बात बोली that would literally get him cancelled in today's time। इन्होंने बोला कि जो अनफॉर्चुनेट रेस है, इन नेटिव्स की बात करते हुए इन्होंने बोला कि ये जो इंडियंस हैं इनको हमने इतनी मेहनत करी इनको सिविलाइज करने के लिए, लेकिन दे हैव जस्टिफाइड एक्सटर्मिनेशन। ज्यादा बेटर है कि इनको हम मार ही डालें, ये सिविलाइज करने लायक भी नहीं है। ऐसी घटिया बात बोली है थॉमस ने, जो कि एक प्रेसिडेंट था। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में आता है कि कैसे इन नेटिव्स को हमेशा हिस्ट्री में लुक डाउन किया गया है, कैसे उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई है। इस वाले पैराग्राफ में हम समझेंगे कि नेटिव्स किस पर्सपेक्टिव से यूरोपियंस के साथ कोई भी ट्रेड कर रहे होते थे। तो मान लेते हैं मैं एक नेटिव हूं, यूरोपियंस हमारे सामने आए हैं और वो हमसे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये ट्रेड नहीं है। हम इसको कैसे देख रहे हैं कि भाई हम आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं दोस्ती के नाते, आप हमको कुछ और दे रहे हो दोस्ती के नाते। तो नेटिव्स के लिए जो गुड्स एक्सचेंज होते थे वो बेसिकली यूरोपियंस को गिफ्ट्स दे रहे होते थे इन फ्रेंडशिप। तो ये एक बहुत की डिफरेंस है इनके पर्सपेक्टिव में। जो नेटिव्स हैं वो गिफ्ट्स दे रहे हैं और जो यूरोपियंस हैं वो रिच होने के सपने सजा रहे हैं। उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं है, उनके लिए जो फिश और फर्स जो उनको नेटिव्स से मिल रहे हैं वो कमोडिटीज है, जिसको वो आगे जाके यूरोपियन मार्केट में बाकी मार्केट्स में बेचेंगे। तो जिस प्राइसेस में वो बेचते थे वो अप एंड डाउन हुआ करती थी, डिपेंड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे पॉइंट ये है कि नेटिव्स को कोई आइडिया नहीं है कि उतने दूर यूरोप में कैसे मार्केट्स हैं। इन लोग को ये आइडिया नहीं है कि हमारे जो गिफ्ट हम दे रहे हैं इसको ये लोग बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। इनको इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं है, यूरोपियन मार्केट्स का, यूरोपियन पर्सपेक्टिव का कोई आइडिया ही नहीं है। इन लोग को ये भी नहीं समझ में आता था नेटिव लोगों को कि कभी हमने इनको कुछ दिया तो इन्होंने बहुत सारा रिटर्न में हमको दे दिया, कभी एकदम थोड़ा सा देके गए। लेकिन पॉइंट ये है ना कि हो सकता है मैं कोई एक ऐसी चीज उनको दे रहा हूं जिसके बदले में उनको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट हो सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे देंगे ताकि मैं सारा सप्लाई उनको दे दूं। तो ये जो रिलेशन है वो यूरोपियन साइड से तो क्लियर है कि बिजनेस करने आए, धंधा पानी है, जो भी है, लेकिन हम नेटिव्स के लिए तो गिफ्ट्स थे। तो इन नेटिव्स को इन यूरोपियन जो पर्सपेक्टिव था वो समझ में नहीं आता था। कई बार जो नेटिव्स थे उनको ये समझ में आ जाता था कि ये जो यूरोपियन से बहुत लालची लोग हैं, तो इसलिए इन यूरोपियंस को वो अक्सर बहुत ग्रीडी नजरों से देखते थे, मतलब ऐसे देखते थे कि वो लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं और ये चीजें उनको सैडन भी करती थी। ऐसी ही हमें फोक टेल्स देखने को मिलती है जिसमें किस्से कहानियां इसी चीज के कि यूरोपियंस कितने ज्यादा डिसीटफुल थे, मतलब छल कपट करने वाले लोग थे, कितने ज्यादा ग्रीडी थे। और ये जो स्टोरीज थी वो अक्सर इमेजिनरी स्टोरीज की तरह दिखाई जाती थी, फिक्शनल राइटिंग की तरह होती थी। तो यूरोपियंस को कई बार उस टाइम पे समझ में नहीं भी आता था कि हमारे बारे में ही बुराई की जा रही है, लेकिन इन स्टोरीज में हमें नेटिव्स का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, कैसे उन लोगों को ये जो ट्रेड है, ये जो बिजनेस है, ये जो ग्रीडीनेस है, ये पसंद नहीं आती थी। अब
ये वाला क्वेश्चन अगर आता है इनके रिलेशन का, क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि यूरोपियंस ने जाके यहाँ पे क्या किया था, तो यूरोपियन क्या कर रहे थे इन जगहों पे जाके। यूरोपियन पहली चीज तो हमने देख ली, ट्रेड कर रहे थे। तो दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि वो लोग फर्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना प्रॉफिट निकालना था। इसलिए उन लोगों ने हजारों बीवर्स को, प्यारे प्यारे बहुत सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको मार डाला। और ये चीज नेटिव्स को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि नेटिव्स नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और उनके कुछ बिलीफ्स थे। वो लोग ये मानते थे कि भाई आप एनिमल्स को मारोगे तो वो हमसे फ्यूचर में रिवेंज लेंगे। तो ये जो किलिंग ऑफ एनिमल्स ये यूरोपियंस यहाँ पे आके कर रहे थे, करवा रहे थे, ये उनको पसंद नहीं आ रही थी। अब एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पहली बार जब यूरोपियंस यहाँ इन अमेरिकास के लैंड में आए थे तो वो लोग एज ट्रेडर्स आए थे, ट्रेड करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे लोग सेटल होने के लिए यहाँ अमेरिका में आने लग गए। 17th सेंचुरी के बाद से यूरोपियन रीजन्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको वहां पे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, परसिक्यूटेड, मतलब उनको बहुत इल ट्रीटमेंट मिल रहा था, बहुत क्रूअली उनको ट्रीट किया जा रहा था सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे रीजन्स जो क्रिश्चियनिटी से डिफर करते हैं, ऐसे लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे क्रिश्चियन डोमिनेटेड रीजन्स में, या फिर हो सकता है कि आप कैथोलिक कंट्री में हो लेकिन आप प्रोटेस्टेंट हो, आप एक प्रोटेस्टेंट हो लेकिन एक कैथोलिक रीजन में बिलोंग करते हो। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं इनके कारण कई लोग बहुत ज्यादा परेशान किए जा रहे थे यूरोपियन सोसाइटी में। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे तो हमारी लाइफ बहुत खराब चल रही है, चलो हम अमेरिका निकल लेते हैं। तो ये वो लोग थे जब यूरोप छोड़ के अमेरिका आ रहे थे अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। पर जब तक वहां पे वेकेंट लैंड अवेलेबल है, जब तक वहां पे बहुत सारा ऐसा लैंड है जिसको किसी ने कैप्चर नहीं किया हुआ है, वहां पे नेटिव्स नहीं रहते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये यूरोपियन जो थे वो और फर्दर इनलैंड, मतलब और कंट्री के अंदर घुसने लग गए, और अब ये लोग पहुंचने लग गए उन नेटिव लोगों के विलेजेस के आसपास जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे। तो नेटिव विलेजेस के आसपास पहुंचने लग गए। यहाँ पे पहुंच के अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी का क्वेश्चन आएगा। तो पीछे का आगे का पूरा पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोग अपने आयरन टूल्स का यूज करके फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। इन नेटिव्स के लिए फॉरेस्ट, एनिमल्स बहुत सेक्रेड थे, लेकिन ये जो यूरोपियंस है सब कुछ धंधा है, तो इसलिए ये लोग फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे थे। और जो नेटिव्स और यूरोपियंस है इनका हमें क्लियर डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा इन नेटिव्स और यूरोपियंस का डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, तो एक और पॉइंट ये भी आप बनाएंगे। तो नेटिव्स थे हमारे, उनको इन फॉरेस्ट में क्या दिखता था, उनको इन फॉरेस्ट में वो ट्रैक्स दिखते थे, वो रास्ते दिखते थे जिनका वो यूज कर सकते हैं, जिनका वो यूज करते आए हैं हमेशा से, उनको ये सारी चीजें दिखती थी। और यूरोपियंस को क्या दिखता था, यूरोपियंस को लगता था कि भाई यहां से फॉरेस्ट को कट डाउन कर देना चाहिए और यहां पे कॉर्न उगा लिया जाना चाहिए जिसको हम मार्केट में ले जाके बेच पाएंगे। हमारे जेफरसन भाई है जिन्होंने अभी टुच्चे ओपिनियन अपने रखे थे पिछले बॉक्स में, इनका ड्रीम क्या था, इनका ड्रीम था कि यूरोपियन पॉपुलेशन यहां पे बस जाए इस पूरे अमेरिका के रीजन में, जहां पे इन सब लोगों के स्मॉल फार्म्स, जहां पे ये लोग अपना प्रोडक्शन करें और मार्केट में ले जाके बेचें। लेकिन क्या नेटिव्स ये चीज करेंगे? नहीं, नेटिव्स मार्केट के लिए तो कोई चीज कर ही नहीं रहे ना, वो जो भी उगा रहे हैं अपने सब्सिस्टेंस के लिए उगा रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी को गिफ्ट देंगे, मार्केट में बेचने के लिए नहीं। तो ऐसे लोग जो हमारे नेटिव्स हैं, जो कोई भी क्रॉप को मार्केट के लिए नहीं उगाना चाहते, जो सेल एंड प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन नेटिव्स का मानना था कि लैंड को ओन करना तो बहुत गलत बात है, आप कैसे किसी लैंड को ओन कर सकते हो, तो बहुत सेक्रेड चीज है। तो ऐसे लोगों को, जो जेफरसन है और बहुत सारे हमारे यूरोपियन सेटलर्स वगैरह हैं, ये लोग अनसिविलाइज्ड की तरह देखा करते थे कि एकदम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, एकदम बारबेरिक लोग हैं। अगेन इस बॉक्स को आप एक बार रीड मार सकते हैं, इसके आने के चांसेस कम हैं। अब हम बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन में जो आपसे पूछेगा यूएसए के बारे में, जो आपसे पूछेगा कनाडा के बारे में। पहले हम यूएसए की बात करेंगे। तो जो आज की डेट में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एग्जिस्टेंस में आते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1700s की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पीरियड, मतलब बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं हम, अभी थोड़े टाइम पुराने, पहले कल की ही तो बात है कि जब हमारा अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे इसका एक्सपांशन हुआ। आज की डेट में जो हम अमेरिका जानते हैं, जो हम कनाडा जानते हैं, वो हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। तो यही पहला पॉइंट, आपने पहला पॉइंट ये लिख देना है, फिर लिख देना कि पहले के टाइम पे इनके पास फ्रैक्शन ऑफ लैंड ही था कंपेयर टू आज की डेट से। इन्होंने धीरे धीरे अपने लैंड को, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। वो कैसे किया? ये इन्होंने किया ओवर पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स,
धीरे धीरे अपने कंट्रोल को बढ़ाया और प्रेजेंट साइज में ये आए हैं। अब इसके लिए आप दो चीजें याद रखेंगे। पहली चीज, ये लोग कर रहे थे परचेजेस, बहुत सारे एरियाज को इन्होंने परचेज करके यूएसए ने एक्वायर किया। इसके एग्जांपल में दो एग्जांपल लिख के आना। इन्होंने सबसे पहले याद रखना, यूएसए ने फ्रांस से लुइजियाना रीजन खरीदा और रशिया से खरीदा अलास्का रीजन। इसको हम बुलाते हैं द लुइजियाना परचेज, और रशिया से खरीदा अलास्का। दोनों एग्जांपल्स आप लिख के आएंगे। अब एक तरीका हो गया परचेज करने का, दूसरा तरीका है वॉर करने का। तो एक फ्लोचार्ट आप बना सकते हैं, दो हेडिंग्स आप बना सकते हैं, और वॉर के एग्जांपल में लिखना कि जो ज्यादातर सदर्न यूएसए था, ये इन लोगों ने मेक्सिको से वॉर में जीता था। लेकिन यहां पे जो नेटिव्स रह रहे हैं उनका ख्याल कौन करेगा? आपने मेक्सिको से लड़ाई कर लिया, आपने एक रीजन खरीद लिया, लेकिन वहां के नेटिव्स का क्या? वो तो हमेशा से वहां पे रह रहे हैं ना, वो वॉर में इंक्लूडेड है ना, उनको पता है क्या हो रहा है। आपने उनका कोई कंसेंट नहीं लिया और आपने उन एरियाज को उनसे हड़प लिया। जो हमारे यूएसए था, उसका जो वेस्टर्न फ्रंटायर था, वो एक एवर चेंजिंग बॉर्डर था, वो मूव करता जा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी वेस्टर्न फ्रंटायर यहाँ है, फिर एक्सटेंड हो गया, फिर और एक्सटेंड हो गया। तो ऐसे ही जो हमारे नेटिव्स थे, इनको भी मूव करते रहना पड़ रहा था, इनको अपनी जगह से हटा दिया जाता था कभी भी। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे नेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये जो पूरा बॉक्स है, इसमें से ये जो लुइजियाना परचेज की डेट है, अब आपको समझ में आएगा 19th सेंचुरी 1803 में ये हुआ है, तो बहुत पुरानी बातें हम नहीं कर रहे हैं। ये डेट आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। 11th और 12th के एनसीईआरटी में ना एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। 12th के एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ये सारी डेट्स आपको चैप्टर में ही मिलेंगी, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाली डेट्स ऐसी है ना कि अगर आप लिख के आते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी लिख के आते हो तो ऐसा नहीं है कि मार्क कटेगा ही कटेगा। बट हाँ, अगर लिख के आओगे तो आपका एक वजन बढ़ेगा। बाकी जो चीजें आपको दिख रही हैं, इनके बारे में हम जस्ट नीचे बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखोगे कि भाई इसकी हमने बात करी है, ऊपर उसकी डेट लिखी हुई है, तो इसलिए एक बार इसको रीड मार लेना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है तो उनको आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो अमेरिका का लैंडस्केप था, वो ड्रास्टिकली चेंज होता है 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा होता है। और जो यूरोपियंस थे, वो लैंड को नेटिव से बहुत ज्यादा अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इस चीज को तो हम समझते ही हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स ब्रिटेन से आ रहे थे, फ्रांस से आ रहे थे, और ये लोग अपनी अपनी फैमिली के यंगर सन्स थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? यंगर सन्स ही अमेरिका क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी फैमिली में जो फादर की प्रॉपर्टी थी उसमें इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा था, वो बड़े भाई हड़प के ले जा रहे थे। तो जो छोटे भाई थे वो अमेरिका में लैंड ढूंढने के लिए आ रहे थे। एंड बहुत सारे इमिग्रेंट्स जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे रीजन से यहाँ पे पहुंचे। क्यों? अब इनका रीजन था, ये यंगर सन्स थे, इनके बारे में लिख के आना कि बड़े जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था इनके रीजन्स में, तो इनके पास लैंड नहीं बचा था। तो लैंड की तलाश में हमेशा आप हिस्ट्री में देखोगे, लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो लैंड की तलाश में बहुत सारे लोग इटली और जर्मनी और स्वीडन से आ रहे थे अमेरिका, और यहाँ पे लैंड को खरीदने की कोशिश कर रहे थे या फिर एक्वायर करने की किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे थे। तो पोलैंड के लोग थे, वो बहुत खुश हुए प्रेरी ग्रासलैंड ऑफ अमेरिकास को देख के। ये हमारा प्रेरी ग्रासलैंड मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के वास्ट स्ट्रेचेस हैं प्लेन ग्रास रीजन के, तो उसको देख के पॉलिश लोग बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने पोलैंड के स्टेप रीजन की याद दिला रहा था। वैसे ही वहां पे भी हमारे पास फ्लैट ग्रासलैंड्स थे जहां पे हम काम करते थे। तो इन्होंने बोला भाई इस एरिया को हम खरीद भी पा रहे हैं, वो भी लो प्राइसेस में हमको मिल रहा है, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ये लोग लो प्राइसेस में खरीद के बहुत ज्यादा खुश थे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग कहां सेटल होने के लिए आने लग रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं हमारे अमेरिकाज में और लैंड को खरीद रहे हैं। और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? ये लोग लैंड को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को टिकने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आके ये लोग एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, नए क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि राइस हो गया, कॉटन हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्रॉप्स थे जो यूरोप में ज्यादा उग नहीं पाते थे, वहां की कंडीशन इनको सूट नहीं करती थी। तो अब अमेरिकाज में लोग उगाएंगे और यूरोपियन मार्केट में इनको ले जाके प्रॉफिट के लिए बेच रहे होंगे। और वही पॉइंट कि इनको घंटा लेना देना नहीं है फॉरेस्ट से, घंटा लेना देना नहीं है जानवरों से। इनको क्या लेना देना है कि हमारे फार्म्स को हमें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ से, माउंटेन लायन से। तो क्या करेंगे? इनको हंट डाउन करेंगे,
जाएंगे और ऐसे जानवरों को एक्सटेंट कर दिया इन लोगों ने मार मार के। इन लोग को एकदम सिक्योरिटी तभी फील हुई, ये एक ऐसी डेट है जो एमसीक्यू में आ सकती है, अपने आंसर में आप मेंशन करके आएंगे, जब बार्ब्ड वायर का इंट्रोडक्शन हुआ 1873 में। जो बार्ब्ड वायर्स होते हैं ना हमारे, तो नुकीले तार जिनको आप फील्ड्स में लगा सकते हो एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ ये भी आप मेंशन करके आएंगे 1873। अगेन ज्यादा पुरानी डेट नहीं है। अब हमारे नॉर्थ अमेरिका में भी सीन ये है ना कि जो यहाँ के सदर्न रीजन्स हैं, दे आर टू हॉट टू हैंडल फॉर द यूरोपियंस टू वर्क आउटडोर्स। ये बहुत गर्म है, तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से सदर्न अमेरिकन जो कॉलोनीज इन्होंने बनाई थी, उसमें इन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, इन लोगों ने जो वहां के नेटिव लोग थे, वैसे ये एक रेंच है, रेंच मतलब ऐसे लार्ज फील्ड्स, टर्म याद रख लो, रेंच लार्ज फील्ड जहां पे एनिमल रेयरिंग वगैरह की जा रही है उसको हम एक रेंच बुलाते हैं। तो साउथ अमेरिकन कॉलोनीज में इन लोगों ने, यूरोपियंस ने क्या किया था, वहां के जो नेटिव्स थे उनको ही पकड़ के स्लेव बना लिया था और इनसे ही वहां पे काम करवा रहे थे। लेकिन उसके कारण हुआ ये था कि वो नेटिव्स भी उस हीट को, उस स्लेवरी को झेल नहीं पाए थे और ह्यूज नंबर्स में उन नेटिव्स की डेथ हुई थी। तो अब नॉर्थ अमेरिका में हमें क्या देखने को मिलेगा, अब प्लांटेशन ओनर्स यानी कि हमारे जो लैंड ओनर्स है, जो एस्टेट ओनर्स है, वो लोग क्या करने लग गए, वो लोग अफ्रीका से स्लेव्स खरीद के लेके आने लग गए, क्योंकि ये लोग ज्यादा इजीली यहाँ पे काम कर पाएंगे, वो लोग अपने गर्म एटमॉस्फेयर से थोड़े ज्यादा वेल सूटेड है। एंड इन अफ्रीकन स्लेव्स को अब यूज किया जा रहा है। फिर धीरे से हमें एंटी स्लेवरी प्रोटेस्ट देखने को मिल जाते हैं और इन लोगों ने धीरे से स्लेव ट्रेड वगैरह पे बैन लगवाया। लेकिन उन लोगों का क्या, जो पहले से ही ट्रेड होके आ चुके हैं, तो ऐसे अफ्रीकन जो कि पहले से ही एज स्लेव्स खरीद के यूएसए ले आए जा चुके हैं, तो इनको स्लेव्स की तरह ही रखा जा रहा है। इनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, सबको स्लेव्स की तरह रख लिया गया है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आती है, नॉर्थ वर्सेस साउथ ऑफ यूएसए। जो नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारी यूएसए की, यहां पे सीन ये है कि इनकी इकोनॉमी प्लांटेशन पे डिपेंडेंट नहीं है पूरी की पूरी। तो जब एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स, तो इनकी जो हमारे स्लेव्स पे डिपेंडेंस थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी। एंड हेंस हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए हैं, यही बात करते हैं कि भाई हमें स्लेवरी को खत्म करना है। इनका कहना था कि स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है जिसको हमें बंद कर देना चाहिए। और यहां पे स्टार्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट डेट 1861 टू 1865, सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। इसमें होता यह है कि नॉर्दर्न स्टेट्स वर्सेस सदर्न स्टेट्स लड़ाई करने लग जाते हैं एंड फाइनली नॉर्दर्न स्टेट्स जो बोल रहे थे कि एबॉलिशन हमें करना चाहिए स्लेवरी का, वो जीत जाते हैं। एंड यही आप मेंशन करके आएंगे कि 1861 टू 65 सिविल वॉर हो जाती है स्टेट्स के बीच में। नॉर्दर्न वाले बोल रहे हैं अबॉलिश करो, सदर्न वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमें स्लेवरी को रिटेन करके रखना है। फाइनली जो हमारे नॉर्दर्न है वो जीत जाते हैं और स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज होती है स्लेवरी अबॉलिश करना, उस चीज का क्या, जो एक मेंटल प्रॉब्लम था, एक जो मेंटल स्टिग्मा था सोसाइटी का कि हम नॉन वाइट्स के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, जो नॉन वाइट्स को अलग रखा जा रहा होता था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको सिविल लिबर्टीज नहीं दिए जा रहे होते थे। इसको कब खत्म किया गया, ये फाइनली खत्म होता है 20th सेंचुरी में जाके, 1900s में ये चीज खत्म होती है। एंड इसलिए आज की डेट में भी जो ब्लैक्स और व्हाइट्स की बातें हैं वो हमें कई बार देखने को मिल जाती हैं अमेरिका में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनली व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे 20th सेंचुरी में अमेरिकाज में जाके खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कनाडा की गवर्नमेंट के सामने क्या प्रॉब्लम थी, जो कि काफी मैसिव प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। 1763 के पहले जो कनाडा था वो एक फ्रेंच कॉलोनी था। तो अब यहां पे होता यह है 1763 के बाद जो ब्रिटिश पावर है वो फ्रांस को हरा देती है और अब अपना कंट्रोल कनाडा में एस्टेब्लिश कर लेती है। लेकिन यहाँ के जो फ्रेंच सेटलर्स हैं, जो फ्रेंच लोग बसे हुए हैं इस रीजन में, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हमें आजादी चाहिए आपसे, अब हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। तो यही होता है 1867 के बाद जो ब्रिटिश पावर है वो इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देती है। इसको कनाडा को एज अ कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स ऑर्गेनाइज यानी कि एक एज अ यूनियन ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जिसके हाथ में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी दे दी जाती है। लेकिन इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस काफी टाइम बाद मिलती है। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूएसए के नेटिव्स के साथ क्या होता है, कैसे उनको
डिस्प्लेस किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स लिखो। तो आप सबसे पहले याद रखना कि यूएसए में जैसे जैसे अब सेटलर्स आके अपना सेटलमेंट्स एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ के जो नेटिव्स थे उनको या तो इंड्यूस यानी कि ट्रिगर किया जाता है मूव करने के लिए, उनको फोर्स किया जाता है मूव करने के लिए। इनके साथ ट्रीटी साइन कर ली जाती है कि चलो ये ट्रीटी साइन करो, आपका लैंड हम ले रहे हैं, आपके बदले में इसके बदले में आपको हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन सीन ये है ना कि कई बार इनको फोर्सफुली कराया जा रहा होता था, जो प्राइसेस इनको पे की जाती थी वो बहुत ज्यादा लो होती थी। कई बार ये जो अमेरिकन होते थे, एक सेकेंड, अमेरिकन मतलब कौन? नेटिव्स की सेटलर्स। अमेरिकन मतलब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन लोगों की जो यहाँ पे अमेरिका में बस गए, जो अब इनका देश बन गया है। हम नेटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम इंडियंस बुला रहे हैं। तो ये जो अमेरिकन थे, मतलब ये जो यूरोपियन सेटलर्स थे यूएसए के, अब ये लोग क्या करते थे नेटिव्स के साथ? ये लोग उनको चीट कर देते थे, उनको बहुत कम पैसा दे देते थे और उनसे बहुत सारा लैंड ले लेते थे, प्रॉमिस करते थे कि इतना पैसा देंगे, नहीं देते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ऑफिशियल्स के भी ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं जहां पे वो लोग नेटिव से उनके लैंड को, उनके राइट्स को छीनने को बिल्कुल भी गलत नहीं मानते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिख के आएंगे यूएसए के स्टेट जॉर्जिया का एपिसोड आप एक्सप्लेन करना। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बोलते हैं चेरोकी ट्राइब्स के बारे में कि भाई ये लोग स्टेट लॉस के अंडर में तो आते हैं, उससे तो गवर्न होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम स्टेट के सिटीजन्स के जो राइट्स है वो इनको देने लग जाएंगे। जो सिटीजन्स के नॉर्मल राइट्स होते हैं वो बाकी हमारे सिटीजन्स के लिए, वो अमेरिकन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप सोचो इनके साथ क्या हो रहा है। ये लोग वहीं पे रहते थे, लेकिन अब इनको क्या करना पड़ रहा है? इनको एक दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, इनको अमेरिकन कल्चर सीखना पड़ रहा है। जो इनका लैंड था वहां पे एक ऐसा कल्चर आ गया है जो कि इनका नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, ये लोग सीख रहे हैं अमेरिकन, ये जो कि मतलब हम यूरोपियन कल्चर जो यहाँ पे आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये लोग सीख रहे हैं उस कल्चर को, लेकिन फिर भी इन नेटिव लोगों को दबाया जा रहा है। इन लोगों को जो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, अब अमेरिकन सिटीजन्स के राइट्स इन नेटिव्स को नहीं दिए जा रहे हैं। 1832 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैंने बोला था ना पिंक बॉक्स, उसमें भी इसकी डेट लिखी हुई थी। 1832 में जॉन मार्शल जो कि यूएस चीफ जस्टिस थे, इन्होंने अपना एक जजमेंट पास किया। याद रखना क्लास 12th में आप एक जॉन मार्शल के बारे में पढ़ाई करोगे, ये जॉन मार्शल और वो जॉन मार्शल एकदम अलग अलग दो लोग हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने बोला ये जो चेरोकी लोग हैं ये एक अलग कम्युनिटी है हमारे रीजन की, जो कि अपने खुद के टेरिटरी में रहते हैं। ये लोगों के ऊपर जॉर्जिया के जो लॉज हैं वो बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होंगे। स्टेट लॉज आपके वहां पे नहीं चलाए जाएंगे। इनके खुद के कुछ राइट्स हैं जिनको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे जो मार्शल साहब थे वो बोल रहे थे कि इनकी खुद की जो सोवरेनिटी है, इनकी जो खुद की इंडिपेंडेंस है, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो है, अनदर प्रेसिडेंट जो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे इन लोगों की, एंड्रू जैक्सन क्या बोल देते हैं? एंड्रू जैक्सन बोल देते हैं कि जाओ भाड़ में, आपकी बातों को नहीं माना जाएगा। अब वैसे तो जो एंड्रू जैक्सन है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में रहते हैं, मतलब जो हाई स्टेटस लोगों को बाय बर्थ मिल जाता है, जो प्रिविलेजेस रहते हैं उसके अगेंस्ट ये बात करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन जब बात होती है इंडियंस की, इन नेटिव्स की बात आती है, तो ये एकदम पलट जाता है इंसान। ये बोलता है कि भाई आपके जजमेंट को नहीं माना जाएगा। ये यूएस आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि इविक्ट करो इन सारे चेरोकीज को उनके लैंड से, मतलब यहां से इनको निकाल फेंको, और इनको निकाल फेंका जाए ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। अब ये भी अमेरिका का रीजन है, लेकिन अब ये कंपैरेटिवली ड्रायर लैंड है, अब एक कंपैरेटिवली एक खराब लैंड है। और अगर नहीं भी है खराब, तो आप कैसे किसी को उसके घर से निकाल सकते हो? 15,000 लोगों को, इन नेटिव इंडियंस को यहां से निकाला गया, एंड इनमें से ओवर अ क्वार्टर, इनमें से 1/4 से भी ज्यादा लोग रास्ते में ही मर गए। उस रास्ते को बुलाया गया है ट्रेल ऑफ टीयर्स, एक दुख भरा रास्ता, एक बहुत सैड चीज इनको कराई गई, जो कि हमें इस एग्जाम्पल से देखने को मिल जाती है। और बोलते हैं ना हिस्ट्री विक्टर्स लिखते हैं, वही चीज यहाँ पे होती है। वो लोग जो लैंड अब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चेरोकीज का लैंड, वो लोग क्या जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई वो ट्राइब्स जो लोग थे वो डिजर्व नहीं करते थे यहाँ पे रहना। क्यों नहीं डिजर्व करते थे? क्योंकि वो इस लैंड को यूज तो वैसे भी नहीं कर पा रहे थे, इससे अच्छा तो वो खराब लैंड में रहेंगे। ये लोग बोल देते हैं कि वो जो लोग थे ट्राइब्स के, वो एकदम लेजी लोग थे, वो लोग अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर रहे थे, कोई
गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में कोई चीज बेच नहीं रहे थे, वो लोग अच्छे से अपना यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे थे लैंड का, वो लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो लोग प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप नहीं होते थे। बट प्रॉपर तरीका क्या होता है? अगर कोई यूरोपियंस के तरीके से, इन सेटलर्स के तरीके से ड्रेसअप नहीं होगा, इन सेटलर्स की लैंग्वेज नहीं बोलेगा, तो क्या वो अनसिविलाइज्ड हो गया? नहीं ना। लेकिन ऑब्वियसली ये विक्टर्स थे जो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे थे, तो इन लोग बोल देते हैं, ये लोग ऐसा जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि दे डिजर्व्ड टू डाई आउट, उनका मरना ही ठीक है या फिर उनका यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। अब होता क्या है, इस नए लैंड, इस पुराने लैंड पे जहाँ पे नए लोग आ गए हैं, ये लोग आके मतलब हमारे जो सेटलर्स हैं वो यहाँ पे आके इसको क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह पेड़ वगैरह काट देते हैं, फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो यहाँ पे पहले घूमने वाला वाइल्ड बाइसन था, जिसको पहले के ट्राइबल लोग मारते तो थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस मार्केट में बेचने के लिए अंधाधुंध मार दे रहे हैं, जितनी जरूरत पड़ती थी उतना मारते थे। लेकिन अब इस वाइल्ड बाइसन को खत्म कर दिया गया क्योंकि इसका अंधाधुंध मारा मारी हो गई। तो ये भी बोला जाता है, एक फ्रेंच मैन यहाँ पे विजिट करते हैं और वो लिखते हैं कि प्रिमिटिव मैन विल डिसअपीयर विद द प्रिमिटिव एनिमल। तो ये हमें स्टेटमेंट देखने को मिलता है, ऐसी हालात देखने को मिलती है हमें यहाँ के नेटिव्स की। तो अब जब नेटिव लोगों के लैंड में कोई और रह रहा है तो नेटिव लोगों के साथ क्या होगा? नेटिव लोगों के साथ वही होगा कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। दे वर पुश्ड वेस्टवर्ड एंड इन लोगों को अब नया लैंड दे दिया गया कि चलो यहाँ पे अब आप रहो। एंड इस नए लैंड को बोला गया कि ये आपके लिए इन परपेचुइटी असाइड कर दिया गया है। इन परपेचुइटी मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए ये नया लैंड आपका रहेगा। लेकिन क्या ये नया लैंड हमेशा इनका रहेगा? नहीं। जैसे ही मान लेते हैं ये जो नया लैंड है, मैं पहले यहाँ पे रहता था बट अब हमारे कम्युनिटी को निकाल के इस नए लैंड में डाल दिया गया है और इस लैंड में हम हमेशा रहने वाले हैं वैसे तो, बट यहाँ पे गोल्ड मिल जाता है मान लेते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड मिल गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हमको यहाँ से वापस से निकाल फेंकेगी, प्रॉमिस को ब्रेक कर देगी। ऐसा होता था इन लोगों के साथ कि भाई गोल्ड मिल गया या फिर लेड मिल गया, ऐसा कोई मिनरल मिल गया या फिर ऑयल मिल गया, तो इनका जो लैंड हमेशा हमेशा के लिए जो इनका लैंड था उससे वापस से इनको निकाल फेंका जाता था। तो ये पहला पॉइंट लिख के आना। दूसरा पॉइंट लिख के आना कि बहुत सारे ट्राइब्स जो पहले अलग अलग अपने अपने रीजन्स में रहा करते थे, अब उनको क्या किया गया है? उनको फोर्सफुली कई बार एक ही रीजन में डाल दिया जाता था। तो हो सकता है ये एक रीजन है जहां पे कोई एक ट्राइब पहले रहती थी, अब 3 ट्राइब यहाँ पे साथ में रह रहे हैं, तो क्या होगा? इनके बीच में आपस में क्लैशेस होंगे, इनके बीच में लड़ाई होगी। तो ये भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करके आना। और फिर लिख के आना कि अब क्या हुआ है, इनको स्मॉल एरियाज में इनको डाल दिया गया है, इनको फोर्सफुली उसमें पटक दिया गया है और इन एरियाज को बुलाते हैं रिजर्वेशन। से इंपॉर्टेंट टर्म है, अब आप याद रखेंगे कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज को अब जो लैंड दिया गया था उसको हम क्या बुलाते हैं? रिजर्वेशंस। आगे इस चैप्टर में आएगा। लेकिन अब सीन ये है कि पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पिछले पेज में देखी। एक और बात ये भी है ना कि हम नेटिव लोग जो थे अपने लैंड को सेक्रेड मानते थे। क्या ये नया लैंड हमारे लिए सेक्रेड है? नहीं, ये तो वो लैंड है जहां पे हमें फोर्सफुली पटक दिया गया है। तो क्या हम करेंगे लड़ाई? हाँ, हम करेंगे लड़ाई। वही होती है कि बहुत सारे रिबेलियंस भी होते हैं। जो नेटिव्स हैं उन लोगों ने फाइट करने की कोशिश करी अपने हक के लिए, लेकिन यूएस आर्मी ने उनको क्रश कर दिया। तो 1865 से लेके 1890 तक बहुत सारे रिबेलियंस हुए, लेकिन हर बार यूएस आर्मी ने इनको क्रश कर दिया। कनाडा का भी सिमिलर सीन था कि यहाँ पे भी रिवोल्ट रिबेलियन आप इंटरचेंजेबली यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिबेलियंस होते हैं हमारे कनाडा में। मेटी पीपल जो यहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये लोग रिबेलियन करते हैं 1869 से 1885 के पीरियड के बीच में, लेकिन इनको भी क्रश कर दिया जाता है एंड उसके बाद इन्होंने गिव अप कर दिया। मेटी लोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि भाई ये वो लोग थे जिनका नेटिव यूरोपियन डिसेंट था, मतलब इनके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे इनके एंसेस्ट्री में तो हमें कहीं ना कहीं यूरोपियन ब्लड भी देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पे एज सेटलर्स वगैरह आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपने फैमिलीज वगैरह बनाना चालू कर दिया और इन लोगों की एक अलग ही कम्युनिटी बन गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, कनाडा में इन लोगों ने काफी सारी फाइटिंग्स करी, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद वो लोग थक गए और रुक गए। ये बॉक्स अगेन आपको नेटिव्स का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा इन लीडर को, नेटिव्स के लीडर को, कि आपका जो लैंड है उसको हम खरीदना चाहते हैं। तो जो चीफ सिएटल है हमारे, सिएटल के नाम पे ही हमारा जो अमेरिकन सिटी सिएटल है उसका नाम पड़ता है। तो इन नेटिव लीडर ने क्या रिप्लाई दिया? इन्होंने रिप्लाई किया कि कैसे खरीद सकते हो इस हवा को, इस पानी को आप कैसे खरीद सकते हो? ये तो नेचर है, तो सेक्रेड चीजें हैं, इनको खरीदने का कॉन्सेप्ट ही मेरे समझ के बाहर है। इन्होंने बोला कि आप
हमसे जो ऑफर दे रहे हैं मैं उसको कंसिडर तो करूंगा, लेकिन आप शायद हमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, क्योंकि इस नदी में हमारे एंसेस्टर्स का खून बहता है। हर एक चीज हमारे लिए सेक्रेड है। यहाँ के इंसेक्ट, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, हर एक चीज हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए प्योर है। आपको अगर मैं बेच भी देता हूँ ये लैंड, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि आपको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि ये लैंड कितना ज्यादा सेक्रेड है। ये लैंड में, वाटर में अगर कभी आपको आवाजें सुनाई देंगी, पानी में कभी आपको परछाइयां दिखाई देंगी, तो याद रखना कि दीज आर द वॉइसेस, दीज आर द फेसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये हमारे फादर्स फादर के फेसेस हैं, उनकी वॉइसेस हैं। तो ये बेसिकली समझा रहा है कि कैसे ये अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सेक्रेड मान रहे होते थे। इसके बाद अब इस बॉक्स में हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। बेसिकली अब धीरे धीरे हमारे नॉर्थ अमेरिका में भी क्या हो रहा है, अब अलग जो कल्चर्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनकी स्टडी की जा रही है। ये स्टार्ट होती है ये सब्जेक्ट फ्रांस से, लेकिन अब नॉर्थ अमेरिका में भी पहुंच रहा है 1840s के बाद। और अब बेसिकली क्यूरियोसिटी आ गई है लोगों को समझने की। ये जो प्रिमिटिव कल्चर है, जो स्टार्टिंग के अर्ली फॉर्म्स और बैकवर्ड कल्चर्स है, उनको समझने की कोशिश की जा रही है। बैकवर्ड इन द सेंस कि इनको बैकवर्ड देखा जा रहा होता था। एंड अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है हमारे, वो स्टडीज वगैरह कर रहे हैं इन प्रिमिटिव लोगों की। एंड एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बोल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जैसे यूरोप में हमें नहीं देखने को मिलते ना कोई पुराने कल्चर, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के साथ हो जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे भी ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, द गोल्ड रश। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी। इंट्रोडक्शन में लिखना कि लोगों को हमेशा लगता था कि नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड मिल सकता है, और 1840s में ऐसा हो भी जाता है। यूएसए कैलिफोर्निया में ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिल जाते हैं, और जैसे ही लोगों को लगता है कि भाई वहां से सोना मिल सकता है, देयर वाज अ गोल्ड रश। बेसिकली सारे जो यूरोप के लोग थे अब वो अमेरिका की तरफ भाग रहे थे जल्दी से रईस होने के लिए। तो लिखना दिस लेड टू गोल्ड रश, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जो यूरोपियंस थे वो दौड़ के अमेरिका पहुंच रहे थे क्विक मनी, क्विक फॉर्चून को कमाने के लिए। एंड इसके बाद क्या होता है, अमेरिका में बहुत सारे रेलवे लाइंस भी स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो यही लिखना, हेडिंग बना सकते हैं रेलवे लाइंस, और लिख देना कि अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमें रेलवे लाइंस बनाए जाने लग जाते हैं। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स जो थे उनको रिक्रूट करके काम पे लगाया जा रहा था, मेनली बिकॉज कि ये लोग चीप लेबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते थे। यूएसए का जो रेलवे वर्क था वो 1870 आते आते कंप्लीट हो गया, और जो हमारे कनाडा का रेलवे वर्क था वो 1885 तक कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली अब क्या किया जा रहा है, हर एक जगह को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाए। एंड्रू कार्नेगी, ये भाई हमारे स्कॉटलैंड से अमेरिका आए थे और वन ऑफ द फर्स्ट मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आके बन गए थे। इन्होंने क्या बोला कि जो पुराने नेशन है वो चलते हैं स्नेल की स्पीड पे, लेकिन जो हमारा नया नेशन है यूएसए, द रिपब्लिक, थंडर्स ऑन द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। अब यहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछ चुकी है, एंड ये ग्रो भी बहुत फास्ट हो रहा है। इन्होंने भी बहुत फास्ट फॉर्च्यून अपना इनकम जनरेट कर लिया, एंड ये लाइन इन्होंने यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेस करी। तो ये जो लाइन है इनकी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके पहले बहुत अच्छी फोटो देख लो। अपनी भैंसिया लेके पहुंच रहे हैं ये लोग कहाँ, अमेरिका, गोल्ड की तलाश में। अब पॉइंट ये है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तो उसका रीजन, और यूएसए वगैरह में, कनाडा में जब हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है उसका रीजन कितना अलग हो सकता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंग्लैंड में सीन क्या हुआ था, जो स्मॉल पेजेंट्स वगैरह थे उनका लैंड उनसे छिन रहा था, और बड़े जो बिग लैंड ओनर्स थे, बिग फार्मर्स थे, उनके पास लैंड जा रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर से फैक्ट्रीज वगैरह में जा रहे थे। तो ये इंग्लैंड का सीन है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में चीजें एकदम अलग होती है। नॉर्थ अमेरिका में जो इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वो क्यों की जा रही है, पहला पर्पस तो यह है कि रेलवे इक्विपमेंट पूरा मैन्युफैक्चर करना है ताकि फटाफट रेलवे लाइंस डाली जा सके और हर एक रीजन को कनेक्ट किया जा सके। तो इंडस्ट्रीज का एक प्राइमरी रीजन ये था कि भाई रेलवे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरी चीज ये थी कि ऐसी मशीनरी को प्रोड्यूस करना है जो हमें लार्ज स्केल एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, कनेक्टिविटी और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है। हमारे यूएसए में, हमारे कनाडा में इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रो अप होने लगे जहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, और सारे लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज में काम अपना
कर रहे थे। 1860 तक की अगर बात करते हैं तो यूएसए एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी, लेकिन 1890 आते आते ये एक वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन चुकी थी। यूएसए में लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। यहाँ पे अब वही चीजें हो रही थी, फॉरेस्ट कट डाउन हो रहे थे और हर जगह पर लार्ज स्केल फार्मिंग हो रही थी। फार्म्स में एरियाज को डिवाइड किया जा रहा था। 1890 आते आते द बाइसन हैड ऑलमोस्ट बीन एक्सटर्मिनेटेड। बाय बाय सन। बेसिकली जो हमारी लाइफ चल रही थी नेटिव्स की, जो हंटिंग गैदरिंग टाइप लाइफस्टाइल थी, अब उसको 1890 आते आते खत्म कर दिया गया था। तो 1892 में यूएसए का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपांशन था वो कंप्लीट हो गया। पहले हमने बात करी थी ना कि इसकी जो फ्रंटायर थी वेस्टर्न साइड बढ़ती चली जा रही थी, अब वो फाइनली हो चुका था। ज्यादातर एरिया जो इसने कैप्चर करने थे वो इसने कर लिए थे। पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस के बीच का पूरा जो लैंड था उसको स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। बेसिकली पूरा जो एरिया था उसको अब यूज किया जा रहा था। तो अब कोई पुल फैक्टर नहीं है यूरोपियन सेटलर्स के पास। पहले यूरोपियन सेटलर्स का क्या सीन था कि अरे चलो अमेरिका में जाके लैंड मिल जाएगा वहां चलो, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर जगह पर इन्होंने अपने खुद के स्टेट्स वगैरह बना लिए इन्हीं यूरोपियन सेटलर्स वगैरह लोगों ने। तो अब बाकी यूरोपियन सेटलर्स के लिए कोई पुल फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो अब हो ये रहा है कि यूएसए खुद की एक सुपर पावर धीरे धीरे बन रहा है। अब इसने खुद की कॉलोनीज वगैरह फिलीपींस में और हवाई में खुद का डोमिनेशन स्टैब्लिश कर लिया। पहले यहाँ पे आके लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, अब यहाँ के लोगों ने बाहर रीजन्स को कॉलोनी बनाना चालू कर लिया एंड धीरे धीरे काफी इंपीरियल पावर बन चुका था। इंपीरियल पावर मतलब यही होता है कि अगर ये रीजन है मैं आपको कैप्चर कर रहा हूं तो मैं एक इंपीरियल पावर हूं, मैं अपना डोमिनेशन दूसरी कंट्रीज पे स्टैब्लिश कर रहा हूं। अब यूएसए खुद कर रहा था। ये वाली फोटो में एक इमिग्रेंट फैमिली है जो यूएसए एंटर कर रही है। नीचे वाली फोटो में उनका सपना देखने को मिल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा उनका घर हो, लैंड हो, भूरी और भोलू बंधे हुए हो। ऐसी जिंदगी ये लोग जीने के लिए कई बार अमेरिका में सेटल होने के लिए आते थे। यहां से आगे जो हम बात करेंगे काफी ज्यादा आयरॉनिकल आपको लग रही होगी। अब हमें यूएसए में डेमोक्रेटिक स्पिरिट देखने को मिलती है, विच वाज द रैलिंग क्राई इन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इन 1770s। यूएसए को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1770s में। तो वहां पे अब मांग किस चीज की हो रही थी? लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें डेमोक्रेटिक चीजें चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए, हमको राइट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये सारी बातें वो बोल रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि भाई इंडिपेंडेंस हमें यूएसए में चाहिए। तो यूएसए की ये सारी जो चीजें थी वो यूएसए के मेन फीचर्स बने एंड दे वर अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मतलब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन वर्ल्ड की। बेसिकली अब ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और बोल रहे थे कि हमें आजादी चाहिए। कौन लोग? अमेरिका के लोग। अमेरिका के लोग मतलब सेटलर्स जो अब अमेरिका में रह रहे थे, इनको आजादी चाहिए थी अब यूरोपियन पावर से। तो उस लड़ाई में ये लोग बोल रहे कि हमें राइट्स दो, लेकिन नेटिव्स लोगों का क्या? उनके भी तो राइट्स आपने ही छीने थे ना, उनकी तो आप बात नहीं कर रहे। बट यही आयरॉनिकल बात है जो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यही लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, हमको चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी जिसको स्टेट ओवरराइड ना कर सके। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी की, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ही रहेगी, उसको स्टेट भी ओवररूल इस चीज को नहीं कर सकती। तो अब डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की जा रही है, जैसे कि राइट टू वोट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द कांग्रेस। मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है यूएसए की, उसमें हमें रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए वोट का राइट होना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए वोट करने के लिए हमारे पास राइट होना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, लेकिन ये आप याद रखेंगे कि जो सेटलर्स थे ये वही लोग हैं ना जिन्होंने एक टाइम पे किसी और की प्रॉपर्टी हड़पी थी। और अभी भी ये लोग जब राइट टू वोट मांग रहे हैं तो ये लोग ये नहीं बोल रहे कि सबको चाहिए, नहीं। जो राइट टू वोट मांगा जा रहा है वो व्हाइट मैन के लिए मांगा जा रहा है, सबके लिए नहीं मांगा जा रहा। फिर हमें एक अलग पॉइंट देखने को मिल रहा है डैनियल पॉल भाई का। ये कैनेडियन नेटिव थे। इन्होंने 2000 में थॉमस पेन भाई की बात हमें बताई। इन्होंने बताया ही वाज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब इस टाइम पे ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठा रहे थे, डेमोक्रेसी को एडवोकेट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? इन्होंने बताया कि इन्होंने इंडियंस के मॉडल को यूज किया है सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इंडियंस का मॉडल मतलब जो अमेरिका के नेटिव लोग थे उनका मॉडल यूज किया, उनका एग्जाम्पल यूज किया, उनके एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि सोसाइटी कैसे चलना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली ये बात बोली जा रही है कि आज की डेट में जो सेटलर्स वगैरह यूरोपियन जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट चाहिए, इन सारी चीजों की पहली बार सीट सोइंग किसने करी थी? पहली बार इसकी डिमांड किसने करी थी? इसकी डिमांड पहली बार, इसका एग्जाम्पल सेट किया था
नेटिव अमेरिकन ने, नेटिव लोगों ने, इंडियंस ने। अब हम एक अलग पैराग्राफ पे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे थोड़ी बहुत नेटिव्स के बारे में। फिर से पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है 1920s तक भी हमारे जो नेटिव्स थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। तो अगेन आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री में हम बहुत, ऐसा नहीं कि जमानों पुरानी की बात कर रहे हैं, 1920s में हम पहुंच चुके हैं एंड उसके बाद का सिनेरियो हम देखेंगे कि कैसे क्या इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन पहला पॉइंट आप बना सकते हैं कि 1920s तक भी जो हमारे नेटिव्स थे, चाहे यूएसए के नेटिव्स हो चाहे कनाडा के नेटिव्स हो, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है नेटिव्स के हालातों के बारे में, तो आप लिखेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सर्वे हुआ था। सर्वे किसने किया? सोशल साइंटिस्ट लुइस मरियम ने, और पब्लिश हुआ 1928 में। और इसमें बताया गया है कि यूएसए में इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था? 1929 में। लेकिन उसके पहले ही जो हमारे रिजर्वेशंस में रहने वाले लोग थे, रिजर्वेशंस मतलब क्या? इन कम्युनिटीज को जो लैंड दिया गया था, वहां पे जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इस सर्वे ने उस लोगों की कंडीशन की एक बहुत ग्रिम पिक्चर, यानी कि बहुत एक सैड पिक्चर को पोर्ट्रे किया। इन्होंने बताया अपने सर्वे ने कि कितनी पुअर हेल्थ कंडीशन है वहां पे, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी ज्यादा खराब है, उन नेटिव्स की हालात कितनी ज्यादा खराब है। अब बहुत सारे अमेरिकन ऐसे थे जो सिंपैथी फील कर रहे थे इन नेटिव्स की तरफ, इन इंडियंस की तरफ। इनको ये अब समझ में आ रहा था कि कैसे ये जो हमारे इंडियंस हैं, इनको अपने कल्चर को एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा है, इनके जो बिलीव्स है, इनके जो प्रैक्टिसेस है, उनको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है। ऑल्सो इन लोगों को सिटीजनशिप के जो राइट्स होते हैं वो भी नहीं दिए जाते। अब धीरे धीरे ये सिंपैथी जो है वो सोसाइटी में जनरेट हो रही थी। और इसके बाद एक लैंडमार्क चीज होती है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 में। तो ये आप याद रखेंगे, ये आप हेडिंग बना सकते हैं और लिखेंगे कि एक लैंडमार्क लॉ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद इन नेटिव्स को, हमारे इंडियंस को जो रिजर्वेशंस में रहते थे, उनको राइट दे दिया टू बाय लैंड एंड टू टेक लोन्स। 1950s और 1960s आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं और लिख देना कि यूएसए और कैनेडियन गवर्नमेंट में क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि जितने भी स्पेशल प्रोविजंस वगैरह हैं, इनके जो रिजर्वेशन है उनको हम खत्म कर देते हैं, इनको मिक्सिंग करने की कोशिश कर लेते हैं, इनको जो हमने स्पेशल लॉज इनके लिए जो इनेक्ट किए हुए उनको हम सब हटा देते हैं। ये कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो नेटिव्स थे वो लोग ये चीज नहीं चाहते थे। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि उनको मेन स्ट्रीम ज्वाइन करा लिया जाए। अब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब एक तरीके से ये भी है कि इनका कल्चर खत्म किया जाए, इनको हमारे नॉर्मल कल्चर में इन्वॉल्व करा लिया जाए कि भाई आप नेटिव कल्चर छोड़ो, जो अमेरिकन कल्चर है, जो कैनेडियन कल्चर है, उसको ज्वाइन कर लो। पर ये जो यूरोपियन कल्चर था उसको नेटिव्स ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो नेटिव्स ने क्या किया? नेटिव्स ने 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, जिसमें उन्होंने अपना डिक्लेरेशन बनाया, मतलब क्या, अपना एक स्टेटमेंट सामने रखा कि ये सारी चीजें हम चाहते हैं। एंड इस डिक्लेरेशन में उन नेटिव्स लोगों ने क्या बताया कि हम यूएसए की सिटीजनशिप तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी कि आप हमारे रिजर्वेशंस हमसे नहीं छीनेंगे, आप हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारे जो कल्चर्स है, उनको खत्म नहीं करेंगे। सिमिलर चीज होती है कनाडा में। कनाडा में 1969 में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर देती है कि भाई हम आपके जो एबोरिजिनल राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो एबोरिजिनल्स है, मतलब जो नेटिव्स है, उनके राइट्स, उनके स्पेशल सेफगार्ड्स हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आपकी बातों को नहीं माना जा रहा था। लेकिन नेटिव्स क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन प्रोवोक करते हैं, अपने प्रोटेस्ट वगैरह, डिबेट्स वगैरह करना चालू करते हैं। और 1982 तक ये प्रॉब्लम जो है, जो क्वेश्चन, ये सॉर्ट आउट नहीं होता है। लेकिन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आता है जो कि हमारे नेटिव्स के एबोरिजिनल और ट्रीटी राइट्स को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, आपके कल्चरल राइट्स हैं, आपके कुछ राइट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांट आपको कर रहे हैं। हालांकि इसकी हर एक चीज अभी भी वर्कआउट नहीं हुई है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो डिटेल है, दे रिमेन टू बी वर्कड आउट। चलो ठीक है भाई, मैं काम कर लेता हूँ। पर यहाँ से दो बातें बहुत क्लियर हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, आप कंक्लूडिंग पॉइंट बना के आ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, 1700s की, तो इन नेटिव्स का जो नंबर था वो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा था आज के कंपैरिजन में। आज के डे में इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इनके जो राइट्स हैं वो काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, इनके जो राइट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इन लोगों के, नेटिव्स के जो एंसेस्टर्स थे, वो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच सकते कि इनके हाथ में राइट्स किसी दिन होंगे। राइट्स अपने कल्चर को एंजॉय करने के, कनाडा में अपने सेक्रेड लैंड को विजिट करने के, उस पर अपने राइट्स को होल्ड करने के, ये जो राइट्स थे ये आज की डेट में धीरे धीरे रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं और काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं, जो पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। हो सकता है 1880s में इनके एंसेस्टर्स के ख्यालों में भी ये राइट्स ना आते हो, बट अब धीरे धीरे वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। ये वाला जो बॉक्स है ये बेसिकली हमारे पूरे चैप्टर का सार है। बताया जा रहा है कैसे इंडियंस ब्रिटिश रूल के अंडर में सफर किए, नेटिव्स इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक ही कमेंट आप करेंगे क्या है ये एनसीईआरटी, कैसी है ये फॉर्मेटिंग, क्या है ये आपका कमेंट जरूर बनता है। जो भी आपको बोलना है एनसीईआरटी के बारे में आप बोल सकते हैं, अच्छा बुरा भला जैसा भी आप बोलना चाहें जरूर बोले, लेकिन ये इनकी कंडीशन के बारे में बता रहा है, अफ्रीकन स्लेव्स की कंडीशन के बारे में बता रहा है और आपको ये समझा रहा है कि कैसे हर एक जगह पर जो डोमिनेट कर रहा था वो नेगेटिवली ट्रीट कर रहा था, वो किसी राइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, वो किसी तरीके से भी ये नहीं सोच रहा था कि भाई इनका भी तो लैंड है ना, इनके भी तो राइट्स है ना। ये हमने पूरे चैप्टर में देखा है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। अमेरिकास के जैसे यहाँ पे भी ह्यूमन हैबिटेशन की एक लॉन्ग हिस्ट्री है जिसको हम ब्रीफली यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ के जो नेटिव्स होंगे उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे एबोरिजाइंस। ये गलती नहीं करना कि आप ये सोचने लग जाओ कि हम किसी एक ही टाइप के ग्रुप की बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे भी नेटिव्स में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग कल्चर्स थे, अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोग थे जिनके लिए ये हम टर्म यूज करते हैं। यहाँ के जो नेटिव्स थे वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया कब पहुंचे थे? वो पहुंचे थे अराउंड 40,000 ईयर्स एगो। कहां से आए थे? न्यू गिनी से ये लोग आए थे और ऑस्ट्रेलिया ये लोग यहां से पहुंचे थे वाया अ लैंड ब्रिज। मतलब एक लैंड ब्रिज था, एक लैंडमास जो इसको कनेक्ट कर रहा था, जिसको यूज करके ये लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। यहाँ के नेटिव ट्रेडिशन में कुछ इंटरेस्टिंग बिलीव्स अगेन हमें देखने को मिलेंगे। इनका ये मानना था यहाँ के जो नेटिव्स थे कि भाई हम लोग हमेशा से यहाँ पे रहे हैं। ये अपने पास्ट सेंचुरीज को अलग नहीं मानते थे। मतलब क्या, इसको मैं आपको समझा देता हूं। इनके बिलीव्स में ये था कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, उन्होंने सारी जो चीजें बनी वगैरह है पास्ट में, वो ही सारे लोग थे जो प्रेजेंट को भी शेप करते हैं, आगे के सारे जो एक्शन है उनको भी वो शेप कर रहे होंगे। बेसिकली प्रेजेंट टाइम में हम जो जैसे मानते हैं ना, नॉर्मली हम लोग जो मानते हैं कि वो पास्ट था, जो पीछे था वो पास्ट था, वो हो गया, अब प्रेजेंट चल रहा है, आगे फ्यूचर रहेगा। ये जो डिस्टिंक्शन है इस पे ये लोग नहीं मान रहे होते थे। ये हर एक चीज को कनेक्टेड देख रहे होते थे कि हमारे जो सारे जो एंसेस्टर्स वगैरह है वो अभी भी शेप कर रहे हैं हमारी लाइफ को, आगे भी शेप करते चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो डिवीजन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, उसमें ये लोग नहीं मान रहे होते हैं। तो इनका ये जो बिलीफ है इसको रिफर करने के लिए, इनके जो पास्ट टाइम को रिफर करने के लिए, इनके पास्ट सेंचुरीज को रेफर करने के लिए हम ड्रीम टाइम टर्म यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये यूरोपियंस के थिंकिंग से बहुत अलग था, इसलिए यूरोपियंस को ये कॉन्सेप्ट, इनकी जो बातें थी, इनकी जो मान्यताएं थी, जो ट्रेडिशंस, जो बिलीव्स थे इन लोगों के, ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के, ये यूरोपियंस को समझ में नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे आप ये टर्म याद रख सकते हैं, ये फ्रेज आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के बिलीफ में जो पास्ट और प्रेजेंट का जो डिस्टिंक्शन होता है इट इज ब्लरी, क्योंकि ये उसमें नहीं मान रहे होते थे। अब आगे हम बढ़ते हैं, लेट 18th सेंचुरी मतलब 1780 1790s की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में 350 to 750 नेटिव कम्युनिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। बहुत ह्यूज नंबर्स में ये हमें डिफरेंसेस, डाइवर्स कम्युनिटीज देखने को मिल रही है और हर एक कम्युनिटी की खुद की लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। इवन आज की डेट में इनमें से 200 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो यूज की जा रही होती हैं। तो इट शोज कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी इन एबोरिजाइंस में, इन नेटिव कम्युनिटी के लोगों में। लेकिन फिर एक और ग्रुप है जिनको हम एबोरिजाइन टर्म में तो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो भी यहाँ पे था। एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल हमारे ऑस्ट्रेलिया का, जो कि नॉर्दर्न रीजन में रह रहा होता था, जिसके लिए टर्म आपको याद रखना है टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। और ये लोगों के लिए हम एबोरिजाइन टर्म इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग बाद में माइग्रेट हुए थे इस रीजन में एंड अलग रेस यानी कि एक अलग एथनिसिटी को बिलोंग करते थे, इसलिए हम एबोरिजाइन टर्म में इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। बट इन अलग अलग कम्युनिटीज को हम मिला लें तो इवन 2005 में ये ऑस्ट्रेलिया की 2.4% जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रीब्यूट करता है, विच शोज कि भाई ये कम्युनिटीज एक्सटेंट नहीं हो गई, बल्कि आज भी हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें तो एक फीचर की आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब इंडिया जैसे एकदम डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। तो यहाँ के जो टाउन्स वगैरह भी है वो कोस्टल रीजन्स में ज्यादातर बसे हुए हैं। ब्रिटिश भी जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार पहुंचे थे 1770 में, यानी कि
हमारी 18th सेंचुरी में, तो वो लोग कोस्टल रीजन, जो हमारे किनारे वाले रीजन्स थे, वहीं पर पहुंचे थे, क्योंकि जो बीच वाला ऑस्ट्रेलिया का रीजन है ना, ये एरिड डेजर्ट वाला रीजन है, ज्यादा रेनफॉल वगैरह नहीं होती, सूखा थोड़ा सा रीजन है। ये वाला जो बॉक्स है ये आपको बता रहा है कि अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के रीजन में हमारे यूरोपियंस कब पहुंचे थे। जितने भी हमारे क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, क्रिकेट के दीवाने, उनको ये जो टर्म है ऑस्ट्रेलिया के बड़े फेमिलियर से लग रहे होंगे, चाहे वो पर्थ हो, एडिलेड हो, सिडनी हो, मेलबर्न हो, ये सारे वो रीजन है जहां पे हमने कभी ना कभी हमारे हीरोज को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि क्या रिलेशन था ये यूरोपियंस का ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स और ऑस्ट्रेलियन लैंड के साथ। और आप देखोगे कि काफी ज्यादा सिमिलर है, जैसे चीजें नॉर्थ अमेरिका में हो रही थी वैसे ही चीजें यहाँ पे भी हो रही होंगी। हालांकि ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो चीजें शुरू हुई, ये जो रिलेशन शुरू हुआ यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियंस का, ये अराउंड 300 ईयर्स बाद हुआ। नॉर्थ अमेरिका में 300 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन सिमिलैरिटीज यहाँ पे हम देखेंगे। अब कैप्टन कुक बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रिटिश ट्रैवलर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैप वगैरह किया, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने विजिट किया। क्या ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया? नहीं, आप देख चुके हो, मतलब आपने शायद पॉज करके देखा ना हो, बट यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुक के पहले भी डच लोग आ चुके थे, काफी लोग आ चुके थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ट्रैवलर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैप किया। और इनके साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो याद रखनी है। जब कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं अपने क्रू मेंबर्स के साथ, तो ये बताते हैं कि काफी ज्यादा फ्रेंडलीनेस के साथ लोग इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव रिव्यू ये यहाँ का दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो ओपिनियंस है वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। जो ब्रिटिश साइड है ऑस्ट्रेलिया का एकदम से दुश्मन कब बन जाता है, जब हमारे जो कुक साहब है इनको एक नेटिव मार डालता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नेटिव नहीं, इनको एक हवाई का नेटिव मारता है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया में 7000 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन फिर भी कैप्टन कुक को मार डाला जाता है। कुछ लड़ाई वगैरह इनकी हो जाती है जिसके कारण हवाई के लोग इनको मार डालते हैं। तो हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया से भी पंगा ले लेते हैं। और ऐसा हमें हिस्ट्री में ना कई बार देखने को मिलता है। जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो किसी एक इंसिडेंट को पकड़ लेते हैं कि देखो हमारे साथ वायलेंट हुआ, और उसको एज ए जस्टिफिकेशन यूज कर लेते हैं अपने एक्शंस के लिए कि भाई देखो हमारे उसको मारा, हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस ने तो किया भी नहीं है, किसी और ने किया, लेकिन इसको हिस्ट्री में कई बार ऐसे यूज किया जाता है। एक इंसिडेंट को पकड़ लिया और अपने इल एक्टिविटीज को एज अ जस्टिफाइड एक्शन प्रूव कर दिया। अब ये चीज लिखने को नहीं आएगी, बट सुन ही लो। बोलते हैं कि जो हमारे कुक साहब थे, ये हवाई में इनकी बोट वगैरह रखी हुई थी जिसको चुरा लिया गया था, तो इन्होंने क्या किया, सामने वालों के चीफ को पकड़ के लेके आ गया कि भाई जब तक तुम बोट वापस नहीं करोगे तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन लोगों ने इनको मार ही डाला। अब क्या करें, बेचारे की बोट चोरी हो गई। तो इस बॉक्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि यहाँ की जो एबोरिजिन्स है उनकी कंडीशंस भी हमारे नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोगों के साथ सिमिलर ही थी। फॉर एग्जांपल, अब जब यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे यूरोपियंस आ रहे हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के नंबर्स में, तो यहाँ के रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, वो अपने खाने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं। और जो यूरोपियंस आते थे वो यही चीज करते थे, उनको घंटा लेना देना नहीं होता था फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से। वो कट डाउन कर रहे होते थे अपने बिजनेस के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने ट्रेड के लिए, जो चीज हमारे नेटिव्स को पसंद नहीं आती थी। नेटिव्स इन सारी चीजों को होली मान रहे होते थे, कभी सेक्रेड मान रहे होते थे, कभी ऐसे देख रहे होते थे कि भाई हमें काटना नहीं चाहिए वरना ये हमसे बदला लेंगे। तो ये सारे जो नेटिव्स के बिलीफ थे वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और इनिशियली इनको समझ में नहीं आता है कि यूरोपियंस इतनी सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, क्यों काट रहे हैं पेड़, क्यों क्लियर डाउन कर रहे हैं हर एक चीज को, पत्थर वत्थर क्यों हटा दे रहे हैं। उनको लग रहा था कि मे बी ये कुछ सेरेमनी परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी हो रही होगी। वो थोड़ा सा डर के पीछे भाग भी जाते हैं कि भाई यहाँ पे रिस्की कुछ काम हो सकता है तो हम यहाँ से हट जाएंगे। और फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है वो इतना ज्यादा डर चुके होते हैं। तो पहली चीज तो ये देखने को मिली, उनको नहीं समझ में आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज कि वो इतना ज्यादा डर चुके हैं कि लिटरली लिखा हुआ है कि उन लोगों को, अब इन लोगों को मतलब यूरोपियंस को अगर उनको पकड़ना है, उनसे बात करनी है, तो ओनली तरीका वॉज कि आप उनको किडनैप करके लेके आ जाओ, क्योंकि वो खुद से तो आपके पास नहीं आते थे, वो डर के भाग जाते थे। अब हो सकता है आपको अभी सुनने में लगे कि क्यों डर रहे हैं, इतना क्या डर लग जाता था, लेकिन इनके पास रीजंस थे उनसे डरने के लिए। एंड
एक आंसर आपसे पूछेगा अगर कि ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के क्या हालात हुए उसके बारे में डिस्क्राइब करो, तो आप पहला पॉइंट ये भी बना के आ सकते हो कि उनको तो पता भी नहीं था, उनने नहीं देखा था इस फ्यूचर को कि 19th और 20th सेंचुरी में उनकी 90% पॉपुलेशन खत्म होने वाली है। तो इतनी सारी मास किलिंग्स वगैरह हो जाती थी अलग अलग रीजंस के कारण। तो रीजंस लिख के आना कि कई बार जर्म्स के कारण जो यूरोपियंस थे वो बहुत सारी डिसीजेस वगैरह भी लेके आ जाते थे इन कॉन्टिनेंट्स में, उसके कारण बहुत सारे लोग मरते थे। इनके लैंड और रिसोर्सेस इनसे छिन जाते थे, इनके पास लाइवलीहुड नहीं बचता था, तो उसके कारण बहुत सारे नेटिव्स मरते थे। या फिर कई बार सेटलर्स के अगेंस्ट बैटल करनी होती थी, उसमें भी बहुत सारे नेटिव्स मार गिराए जाते थे। तो नेटिव्स को बहुत हद में परेशान किया जा रहा था, उनकी लाइफ को खत्म किया जा रहा था। इसके आगे का जो आप पैराग्राफ देखोगे इसमें आपको एक और साइड रियलिटी देखने को मिलेगी। यूरोपियंस क्या करते थे, मान लेते हैं मैं एक यूरोपियन हूं, मुझे उस रीजन को कैप्चर करना है, तो अपने जो प्रिजनर्स हैं, कन्विक्ट मतलब जो जेल में पड़े प्रिजनर्स हैं हमारे रीजन के, हम वहां पे भेज देंगे और उनसे बोल देंगे जाओ उस रीजन को कैप्चर करो, जाओ वहां पे जिंदगी जियो। अब ये कई रीजंस के कारण की जा सकती है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जिनके रीजन में इन प्रिजनर्स को भेजा जा रहा है, उनकी लाइफ कैसे इंपैक्ट इससे हो सकती है। और ये चीज कई जगहों पे की जा रही थी। पहले तो पोर्टुगीज का एग्जांपल याद रखना, इन लोगों ने किया, लेकिन इनका ये जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। क्यों, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पोर्टुगीज लोगों ने पोर्टुगीज कन्विक्ट्स, अपने जो प्रिजनर्स वगैरह थे वो भेजे ब्राजील, और उन्होंने क्या सोचा कि ब्राजील में हमारे प्रिजनर्स को हम सेटल करवा देंगे। लेकिन ये जो कन्विक्ट्स थे ये बहुत वहां पे वायलेंट बिहेवियर शो कर रहे थे, नेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़े वगैरह कर रहे थे, जिसके कारण नेटिव्स ने अपने एंग्री रिप्राइजल्स किए, मतलब अपना रिवेंज लिया उन लोगों ने, इसके अगेंस्ट वो लोग लड़ाई लड़ने लग गए, जिसके कारण जो पोर्टुगीज कन्विक्ट्स वाला तरीका था पोर्टुगीज लोगों का, ये एकदम फेल हो गया और उन लोगों ने इसको अबंडन कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी जगहों पे या फिर बाकी लोगों ने ये चीज नहीं करी। सिमिलर चीज करी ब्रिटिश ने, इन लोगों ने अमेरिकन कॉलोनीज में अपने जो कन्विक्ट्स थे उन लोगों को भेज दिया, और जब तक वो अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंट नहीं हुई तब तक ये लोग अपने कन्विक्ट्स वगैरह वहां पे भेजने लग गए। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने कंटिन्यू करी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी ऐसे कन्विक्ट्स भेजे जा रहे थे जो कि अब अभी तो वो लोग पनिशमेंट के अंडर में है, तो वहां पे भेज दिया गया, वहां पे वो लोग जेल में डाल दिए गए, ऑस्ट्रेलिया में जेल में डाल दिए गए जो कि ब्रिटिश कन्विक्ट्स हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों की सजा खत्म होगी तो वहां पे ये लोग आजाद हो जाएंगे, तो वहां पे ये लोग आजाद घूमने लग जाएंगे। तो अब आप इस चीज को समझो यहां इस उससे आके, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, आप एक कन्विक्ट हो, आपको जेल में यहाँ पे डाल दिया गया है, आप ऑस्ट्रेलिया के नहीं हो, आप किसी और जगह के हो, लेकिन अब आप जेल में यहाँ पे पड़े हुए हो, और जैसे ही अब आपका जेल खत्म होगा तो आपके पास ना तो यहाँ पे फैमिली है, ना तो यहाँ पे लैंड है, कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ तो आपको जीनी है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनसे लड़ाई करोगे, उनका लैंड छीनोगे, कुछ ना कुछ इल एक्टिविटी करोगे। तो यही चीज हमें देखने को मिल जाती है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी नई लाइफस्टाइल जीने के लिए, इनके पास कोई दूसरा रिकोर्स यानी कि कोई दूसरा पाथ तो है नहीं, यहीं पे जीना है अपनी जो जिंदगी अब जीना है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बिना सोचे समझे जो नेटिव्स हैं उनसे लड़ाई करके उनको उनके लैंड से हटा देते थे और खुद उस लैंड को कब्जा कर लेते थे। तो ये जो कन्विक्ट्स बेचने वाली स्ट्रेटेजी है, तो ये तो सुनने में भी बहुत ज्यादा क्रूएल और इमोरल लगती है, जो कि यहाँ पे सरेआम की जा रही थी। अब अगेन आपको यहाँ पे डेवलपमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहे हैं, इसको आप एक बार रीड मार सकते हो। हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि यूरोपियंस का ऑस्ट्रेलिया में आके इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी। जैसे कि हमने अमेरिका में देखा कि वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे दे वर नॉट एज वेराइड एज कंपेयर टू अमेरिका, मतलब उतनी ज्यादा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, बट क्या क्या हो रहा था ये इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वास्ट शीप फार्म्स, मतलब बहुत सारे शीप फार्म्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे जिसके थ्रू इनको वुल मिलेगा। माइनिंग स्टेशंस को सेटअप किया जा रहा था, बहुत सारा टाइम और लेबर इन्वेस्ट करके यहाँ पे माइनिंग स्टेशन सेटअप किए जा रहे थे, जिससे क्या मिलेगा, जिससे गोल्ड मिलेगा। और फिर धीरे से वाइनयार्ड्स भी ओपन किए गए, ऑब्वियसली जहां यूरोपियन वहां वाइन, ये तो हमें हर चैप्टर में देखने को मिल ही जाता है। और व्हीट फार्मिंग भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रमोट की गई। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बेसिस में हमारा जो ऑस्ट्रेलियन रीजन था वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा था। जब हमारा ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स यूनाइट हुए, इसका मतलब क्या है,
अभी के लिए सीन ये है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रीजन में अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश की जा रही थी, लेकिन 1900s में जाके ये अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज यूनाइट हो जाती हैं और एक नेशन फॉर्म करती हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई जब स्टेट्स यूनाइट हुए तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें खुद के लिए कैपिटल भी तो लगेगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई सिडनी बुलाता है, कोई मेलबर्न बुलाता है। आपको याद रखना है कि इसका जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो 1911 में जब कैपिटल डिसाइड किया गया तो इसके लिए नाम पता क्या सजेस्ट किया जा रहा था? यही नाम सजेस्ट किया जा रहा था कि वुल व्हीट गोल्ड इसका नाम रख दो, लेकिन फाइनली इसका नाम कैनबेरा रखा गया, जो कि एक नेटिव वर्ड से आता है जिसका मीनिंग है मीटिंग प्लेस। लेकिन ये क्या बढ़िया नाम रहता भाई, वुल व्हीट गोल्ड। वैसे यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1911 में डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे हम हमारा कैपिटल बनाएंगे। फिर ऑफिशियली हमारा जो कैनबेरा था ये नाम और हमारा जो कैपिटल है ये डिसाइड हुआ था 1913 में। पर ये सब आपको लिख के नहीं आना पड़ेगा, आपको लिख के बस यही आना पड़ेगा कि 1911 में ये सोच रहे थे कि हमें एक नया कैपिटल चाहिए, जिसको डिसाइड किया जा रहा था कि वुल व्हीट गोल्ड भी नाम रख दिया जाएगा। इसके बाद हमें नेटिव्स की कंडीशन बताई गई है। अब जो नेटिव्स है उनको फार्म्स वगैरह में काम पे लगाया जा रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया में नेटिव्स की कंडीशन इतनी खराब थी, इनकी वर्किंग कंडीशन इतनी खराब थी कि ऑलमोस्ट स्लेवरी वाली हालात इनकी हो जाती थी। इसके बाद जो हमारे चाइनीज इमिग्रेंट्स थे, हमने बात करी ना अमेरिकाज में भी, कैलिफोर्निया में भी यही हो रहा था कि जो चाइनीज इमिग्रेंट्स थे उनको यहाँ पे एज लेबर फोर्स यूज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग चीप लेबर प्रोवाइड करते थे। और वही चीज होती है ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन दोनों जगहों पे भी एक फियर देखने को मिलता है कि भाई ये लोग साउथ एशिया से बाकी रीजन से जो डार्क स्किन्ड पीपल यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका काम हमें पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि किसी और पे डिपेंडेंस हमारी डेवलप हो। हमें ज्यादा बेटर यही रहेगा कि व्हाइट्स ही हमारे लिए काम करें, नॉन व्हाइट्स को हमें दूर रखना है अपने से। तो ये जो अनीज देखने को मिल रहा है हर जगह पर हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि नॉन वाइट डिपेंडेंस ये लोग नहीं चाहते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, 1974 में हमें एक फियर देखने को मिलता है कि जो डार्क स्किन लोग आ रहे हैं साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, जो माइग्रेट करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको हमें खत्म करना है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी आती है नॉन वाइट्स को बाहर रखने की, इनको दूर रखने की, क्योंकि इन पे डिपेंडेंस ये लोग नहीं चाहते थे। हम आ गए इस चैप्टर के हमारे फाइनल टॉपिक पे, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स थे उनको कैसे रिकॉग्निशन वगैरह मिलना चालू किया। तो 1968 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट WEH स्टेनर ने अपनी एक लेक्चर दिया विच इलेक्ट्रीफाइड एवरीवन, जिसने सबको शॉक कर दिया, जिसने सबको जगा दिया आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बात करी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस की। इन्होंने बोला कि आप जब भी बात करते हैं हिस्टोरियंस वगैरह, तो आप एबोरिजिन्स की बात क्यों नहीं करते हैं। 1970s के बाद आप ये हेडिंग बना सकते हैं और उसके बाद क्या हुआ वो लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि 1970s के बाद एक तरफ हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है कि लोग थोड़ा सा नेटिव्स को राइट्स वगैरह दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें यहां पे भी देखने को मिल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो क्यूरियोसिटी है वो भी बढ़ रही है। मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो हिस्ट्रीज को पढ़ना चाहते हैं, वो इन नेटिव्स को समझना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जो हिस्टोरियंस वगैरह भी है हमारे, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि हमें समझ में आने लगा कि भाई ये अलग कम्युनिटीज हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, इनके कल्चर्स को हमें समझना चाहिए, इनके खुद के जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनका जो नेचर को, क्लाइमेट को समझने का जो तरीका है, इनके जो कम्युनिटीज के रहने का तरीका है, इनकी जो स्टोरीज है उनको हमें सुनना चाहिए, टेक्सटाइल, पेंटिंग, इनकी कार्विंग स्किल्स को हमें समझना चाहिए। इन सारी चीजों को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए और हिस्ट्री में इंक्लूड भी करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी चीज थी जो 1970s के बाद होना यहाँ पे चालू होती है। फिर इसके बाद हेनरी रेनल्ड्स ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। इन्होंने बोला अपनी बुक में कि व्हाई वरंट वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया। आपने जब भी हिस्ट्री लिखी तो आपने ऐसे लिखी कि कुक ने डिस्कवरी करी, उसके बाद यहाँ पे चीजें हुई, उसके पहले भी तो यहाँ पे लोग रहते थे ना, उसके बारे में आपने हिस्ट्री में मेंशन क्यों नहीं करी, क्यों हमसे आपने छुपाया कि यहाँ पे एबोरिजिन्स थे और उनकी कोई हिस्ट्री थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट था जो इन्होंने यहाँ पे अपनी बुक में व्हाई वरंट वी टोल्ड उसमें रखा। इसके बाद से होता यह है कि बहुत एक्टिवली स्टेप्स वगैरह भी लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज वगैरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जो इस नेटिव स्टडी को कर रहे हैं। हमारे आर्ट गैलरीज में नेटिव आर्ट की गैलरीज को भी ऐड किया गया, म्यूजियम्स वगैरह को इनलार्ज किया गया ताकि वहां पे डायोरामास यानी कि 3D मॉडल्स वगैरह बनाए जा सके जो इन नेटिव्स को रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही काफी क्रिएटिवली डिजाइंड रूम्स वगैरह बनाए जा रहे थे जो इस नेटिव हिस्ट्री को, नेटिव आर्ट को, नेटिव लाइफस्टाइल को शोकेस करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक बहुत वंडरफुल एफर्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छे टाइम पे ये सारी चीजें होना चालू हो गई। क्योंकि अगर कुछ और साल, मान लेते 50 साल 100 साल और अगर हम इनको भूल जाते, इनके बारे में ध्यान ना देते, इनकी हिस्ट्रीज को प्रिजर्व करने की कोशिश ना करते, तो ये सारी चीजें शायद हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकती थी। शायद हम हिस्ट्री में इनको कहीं ना कहीं खो देते। एक और बात तो ये भी है कि बहुत सारी चीजें एक्चुअल में हम खोते हैं हिस्ट्री में। हमें नहीं पता कि और कितने सारे लैंग्वेजेस होंगे, कितने सारे कल्चर्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इस टाइम पे एक्शंस हुए तो जो बचा सकते थे उसको हमने बचा लिया। ये डेट याद रखना है 1974 से ही ऑस्ट्रेलिया की एक ऑफिशियल पॉलिसी है मल्टीकल्चरलिज्म, जहां पे अलग अलग कल्चर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। चाहे वो यहाँ के नेटिव्स का कल्चर हो, चाहे वो एशिया और यूरोप के इमिग्रेंट्स का कल्चर हो, सबको रिस्पेक्ट और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश होती है। ये वाला एक बहुत प्यारा बॉक्स है जिसमें हमें जुडिथ राइट की पोएट्री देखने को मिल रही है। जो जुडिथ है ये वर्क्स लिखती है एबोरिजिन्स के राइट्स वगैरह के लिए, और इसमें हमें पोएट्री में यही देखने को मिल रहा है। ये बोलती है कि मुझे हमेशा यही बोला गया कि नॉन वाइट से दूर रहना है, मुझे हमेशा तुम लोग से मिक्स इन नहीं होने दिया, तुम लोग के साथ खेलने नहीं दिया गया, इसलिए मैं तुम लोगों से कनेक्ट होने में लेट हो गई। इन्होंने बोला कि ये जो मेरा सबसे बिलवेड लैंड है, ये जो मेरा प्यारा ऑस्ट्रेलिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के हाथों से मेरे लोगों ने छीना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब हम मिक्स इन होना चाहते हैं। और अब ये थैंक कर रही है आप लोगों को, एबोरिजिन्स को, कि आप लोग की स्टोरीज के लिए, आपके जो भी वर्क्स हैं, आप लोग जो भी शेयर करते हैं हमारे साथ, उसके लिए थैंक यू। तो ये बेसिकली एक बहुत प्यारा पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे इन्होंने दिया कि भाई सॉरी हमें नहीं पता था, लेकिन अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। फाइनली 1970s के बाद से हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनमें ह्यूमन राइट टर्म देखने को मिलता है। हर जगह पर ऑस्ट्रेलिया में, बाकी रीजन्स में ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। धीरे धीरे एक पॉजिटिव लाइट हर एक चीज पे चढ़ रही है, और आज की डेट में भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को एक बहुत शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि इन लोगों ने अनलाइक यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, कभी भी जो नेटिव्स हैं उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं करी। बाकी रीजन्स में क्या हो रहा था, नेटिव्स के साथ ट्रीटीज हो रही थी कि भैया ये लो पैसा, अपना लैंड तुम हमको दे दो, या फिर कई जगहों पे लैंड को उनके लैंड को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक शॉकिंग रियलाइजेशन पब्लिक को हुआ कि हमने नेटिव्स के साथ ऐसी कोई ट्रीटी कभी की नहीं, हमने उनके लैंड को कभी फॉर्मली, कभी लीगली रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। तो ये एक रियलाइजेशन था जो इनको हो रहा था। और इसके बाद हुआ क्या था कि यूरोपियंस जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने डायरेक्ट टेक ओवर करना चालू कर दिया। जो गवर्नमेंट थी वो ऑस्ट्रेलिया के लैंड को टेरा नूलियस टर्म से रेफर करती थी। इसका मीनिंग एमसीक्यू में आ सकता है कि बिलोंगिंग टू नोबडी। एंड यही चीज होती थी कि नेटिव्स का जो लैंड था उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जा रहा था। तो ये भी एक चीज थी जो कि एक बहुत एगनाइजिंग, एक बहुत सैडनिंग हिस्ट्री रही है ऑस्ट्रेलिया में भी। वो ऐसे बच्चे जो मिक्स्ड ब्लड के थे उनको मड ब्लड की तरह देखा जा रहा होता था। हैरी पॉटर रेफरेंस। बेसिकली अगर कोई एक बच्चा है जो कि यूरोपियन एक्स नेटिव ब्लड का है तो उनको नेटिव से अलग कर दिया जाता था, नेटिव से दूर रखा जाता था। बेसिकली नेटिव्स को इंफीरियरली ट्रीट किया जा रहा होता था, उनको नेटिव रिलेटिव से अलग कर दिया जाता था, जो कि बहुत एक गलत चीज थी। जब ऐसी चीजों पे, इस पे पीछे वाले टॉपिक पे लोगों ने क्वेश्चन करना चालू किया, लोगों ने प्रोटेस्ट और एजिटेशन वगैरह करना चालू किया, तो धीरे से इन सारे क्वेश्चंस पे इंक्वायरीज वगैरह होना चालू हुई और दो डिसीजंस लिए गए। पहली चीज ये रिकॉग्नाइज किया गया कि नेटिव्स का एक हिस्टोरिकल बॉन्ड रहा है उनके लैंड के साथ, वो लोग इनको सेक्रेड मानते आए हैं और इस चीज को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये थी पहली चीज। और दूसरी चीज होती है, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई पास्ट में हमने जो भी गलत किया, ये वो जो भी, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, जो चीज हो गई है उसको अंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगी जा सकती है हर एक इनजस्टिस के लिए जो हमने बच्चों के साथ, नेटिव्स के साथ किए गए हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन जो
प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया इन नेटिव से कि भाई पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर अब हम उसके लिए सॉरी मानते हैं और अब हम आगे से हर एक चीज को सही करेंगे। हर वो एक्शन जो वाइट्स को कलर्ड पीपल से अलग कर रहा था, हर वो एक्शन जो नेटिव्स के अगेंस्ट था, उसको गलत मान लिया गया। तो एक अच्छे नोट पे हमारे जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। हम होप यही कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाते हुए हर एक जो कल्चर्स हैं, हर एक जो नेटिव्स हैं, हर एक जो ग्रुप्स हैं, उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, देवता गुड़िया, बाय बाय।